बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान की ट्विटर तेज़ी से सड़क पर दौड़ रही थी। चारों तरफ फूका आलमतारी था। कभी कभी कोई गाड़ी जन से बराबर से गुजर जाती है, वरना फिर वही सन्नाटे जैसी कैफियत। इमरान का जहन राज और प्राण सिंह के बारे में ही सोच रहा था। उनकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ उसके जहन में था। उसके लिए परेशान कुन मसला ये था कि वो उनकी निगरानी नहीं करा सकता था, क्योंकि इस वक्त उसका कोई भी मातहत हाल ही नहीं था। हर एक कहीं ना कहीं मसरूफ़ था। अब वो ये सोच रहा था कि उनकी निगरानी पर ब्लैक ज़ीरो को क्यों ना लगा दिया जाए। यही सोचकर उसने डैशबोर्ड खोलकर ट्रांसमीटर निकाला, मगर इससे कबल कि वो उसे ऑन करके ट्रांसमीटर से सिग्नल टशर होने लगे। हेलो, उसने ट्रांसमीटर ऑन करके एक्सलू के मखसूस लहजे में कहा। इट इज़ सफदर हेयर। हाँ, क्या रिपोर्ट है? मैं नटालिया को अपने फ्लैट तक ले आने में कामयाब हो गया हूँ जनाब। तफसील बताओ। नटालिया ने मुझे डिनर की दावत दी थी जनाब। सफदर ने कहा कि वो तफसील से वो सारे वाक़यात दोहराता चला गया जो नटालिया के कमरे में पेश आए थे। ठीक है, इमरान ने एक्सलू के लहजे में कहा। उनके बारे में मुझे इत्तला मिल गई थी और जयश्री वगैरह की कातिल अब मेरी नज़रों में है। मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब आली? अब तुम वही करो जो नटालिया चाह रही है, यानी डॉक्टर की लेबॉरेटरी की तलाशी लूँ। हाँ, मेरा यही मतलब है। निशान भी मुझे मिल नहीं सका। हालात सफदर, हालात। इमरान ने कहा, वाक़यात इस कदर तेज़ी से पेश आते हैं कि हर मेंबर कहीं ना कहीं मसरूफ़ है, इसलिए तुम तक निशान नहीं पहुंच सका। अब क्या सूरत होनी चाहिए? सफदर ने पूछा। मैंने नटालिया को तो मुतमईन कर दिया है, लेकिन अगर उसके दूसरे साथी एतराज़ कर बैठे तब? कोई फ़िक्र ना करो, इमरान ने कहा। अब तुमसे ज़्यादा दूर नहीं होगा। बेफिक्र होकर जाओ, जो वो कहे करो, मगर अपनी आंखें और कान खुले रखना। बहुत बेहतर जनाब। इमरान ने राब्ता मुनक़ता कर दिया, मगर उसे कॉल करने की मोहलत ना मिली। फौरी तौर पर वो दूसरी तरफ से किसी कॉल की आमद का इशारा मिला था। उसने ट्रांसमीटर फिर ऑन कर दिया है। यस, इट इज़ तनवीर सर। हाँ, क्या रिपोर्ट है? वो दोनों इस वक्त डॉक्टर की लेबॉरेटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, इमरान के मुंह से निकला था। मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? निगरानी करते रहो, मदाखलत की ज़रूरत नहीं है। बेहतर जनाब, आसपास और कोई भी है? सरदस्त हम तीनों के अलावा और कोई नज़र नहीं आता जनाब। हो सकता है कुछ और लोग भी वहाँ पहुँचे, इमरान ने कहा। लिहाजा हद दर्जे मोहतात रहो और उन पर निगाह रखो। अगर वो अंदर दाखिल हो जाए जनाब आली। निगरानी करने का मकसद क्या है? इमरान घरा कर बोला। से समझ गया जनाब आली। तनवीर की हकलाहट भरी आवाज़ आई। और कुछ नहीं। इमरान ने राब्ता मुनक़ता कर दिया और ब्लैक ज़ीरो की फ्रिक्वेंसी मिलाने लगा। X2। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ राब्ता कायम होते ही सुनाई दी गई। और फिर X2 भी है वो? इमरान ने कहा। क्या हाल है काले सिफर? इमरान साहब आप? हाँ, कहो, क्या रिपोर्टें हैं? सरदस्त खामोशी है जनाब। किसी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं मिली। जी नहीं। ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ आई और हर तरफ से खामोशी है। तुम्हें कुछ अफराद की निगरानी करनी है, फरमाइए। गोबंद राम बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के फ्लैट नंबर 15 में राज और प्राण सिंह नामी 2 अफराद मुकीम हैं। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को तफसील बताते हुए कहा। तुम्हें उन लोगों की निगरानी करानी है, और अगर कहीं जाएँ तो ये देखना है कि वो किससे मिलते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, समझे? जी हाँ, समझ गया। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। क्या अभी रवाना हो जाऊँ? हाँ, फौरी तौर पर रवाना हो जाओ। आपको रिपोर्ट किस तरह दी जाए? मेरा मतलब है ट्रांसमीटर पर या दानिश मंजिल के नंबरों पर? ट्रांसमीटर पर, इमरान ने कहा। चलते वक्त टेप फ़ोन से मुंसलिक कर देना। यस सर। दैट्स ऑल। इमरान ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। चौराहे से उसने ट्विटर कर उस शहर से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ दिया। अब वो डॉक्टर कदीर की लेबॉरेटरी जाना चाहता था, ताकि ये देख सके कि सब बाटियाँ एक बैग डॉक्टर की लेबॉरेटरी में क्यों दिलचस्पी लेने लगी हैं। गाड़ी दौड़ती हुई रही और उसका जहन उससे भी तेज़ी से सोचता रहा। फिर जैसे ही वो एक चौराहे से घूमा, एक ज़ोरदार आवाज़ हुई और गाड़ी लहराने लगी। इमरान ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की रफ्तार कम करता चला गया। चंद गज आगे जाकर गाड़ी रुक गई। इमरान ने उतर कर देखा, गाड़ी का अगला व्हील पंचर हो गया था। इमरान के टोलने पर एक कील टायर में घुसी हुई मिल गई। बेटा गर्क, वो बड़बड़ाया और टिप्पणी की तरफ बढ़ गया। अब हमें क्या करना चाहिए? कामरेड ज़ोरब कमरे में मौजूद एक कविल हफ्सा फ़र्द ने बकिया 2 अफराद से मुखातिब होकर कहा। हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही, दूसरे फ़र्द ने कहा। आखिर वो चाहता क्या है कामरेड गो? तीसरे फ़र्द ने कहा। यही बात समझ में आ जाती तो फिर बात ही क्या थी, फरसियाब ने कहा। उसने जात के बदले में हमसे बैनुल बरआज़मी ब्लास्टिक मिज़ाइलों के बारे में पूरी मालूमात मुहैया करने के लिए कहा है। आखिर वो इन मालूमात से क्या फ़ायदा उठाना चाहता है? यही बात शक व शोबा में मुब्तला करती है, ज़ोरोब ने कहा। अगर वो ज़ाती तौर पर फ़ायदा उठाना चाहता तो उसे नकद रकम पर मान जाना चाहिए था। किस किस्म का शक व शोबा कामरेड ज़ोरोब? फरसियाब ने पूछा। मुमकिन है वो इन मालूमात को हासिल करके दूसरे मुल्कों के हाथ फ़रोख्त करना चाहता हो, ज़ोरोब ने कहा। मसलन वो किन मुल्कों के हाथ ये मालूमात फ़रोख्त कर सकता है? तमाम इस्लामी ममालिक। नामुमकिन है, फरसियाब ने कहा। वो क्यों कामरेड फरसियाब? गवास्कर ने पूछा। इसलिए कि बैन बरआज़मी प्लास्टिक मिज़ाइलों से वो इस वक्त फ़ायदा उठा सकते हैं जबकि उनके पास एटम और हाइड्रोजन बम मौजूद हों, जबकि हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्टों के मुताबिक किसी इस्लामी मुल्क के पास ऐसा कोई जोहरी हथियार नहीं है।
मुमकिन है किसी मुल्क ने जोहरी हथियार बना लिए हों या किसी और जगह से खरीद लिए हों। गवास्कर ने अंदेशा जाहिर किया। ऐसा होता तो हमें उसकी रिपोर्ट मिल जाती, फरसाब ने कहा। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ज़ोरब ने कहा। वो क्या? फरजाब ने चौंक कर पूछा। जिस तरह हमसे इजाद के बदले बैनुल बरादमी प्लास्टिक मिज़ाइलों के बारे में मालूमाती पूरी मालूमात तलब की है, क्या इसी तरह दूसरे मुल्कों के एजेंटों से जोहरी बमों के बारे में मालूमात तलब ना की गई होगी? ऐसा मुमकिन हो सकता है, फरसाब ने कहा। अगर ऐसा है कामरेड फरसाब, तो ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम होगा। वो क्यों कामरेड गवास्कर? इसलिए कि एक हकीर सा साइंसदान हमें डबल क्रॉस कर रहा है। अभी इस बारे में कोई हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। तुम्हारी गुफ्तगू उससे हुई थी क्या? क्या कह रहा था वो? गवास्कर ने पूछा। वो एक ही रट लगाए हुए है, ज़ोरूब ने कहा। यानी बैनुल बराज़मी प्लास्टिक मिज़ाइलों के बारे में? हाँ, ज़ोरूब ने सर हिलाया। फिर उससे कैसे निपटा जाए? फरसाब ने पूछा। उससे अगवा कराया जा सकता है, गवास्कर ने कहा। नामुमकिन होगा, ज़ोरूब ने कहा। वजह? फरसाब ने पूछा। अल्फ्रेड पार्क में ज़ख्मी होने के बाद से वो अस्पताल में पड़ा है। जब तक वो अस्पताल से वापस नहीं आता कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसी सूरत में हमारे पास एक और चांस है, गवास्कर ने कहा। वो क्या? वो दोनों चौंक कर उसी की तरफ देखने लगे। वो ये कि हम उसकी लाठी की तलाशी लेकर इजाद पर हाथ साफ कर सकते हैं, बशर्ते कि इजाद वहाँ हो, फरसाब ने कहा। तुम्हें शक है? गवास्कर ने पूछा। हाँ, अगर इजाद कदीर ने लैब में रख छोड़ी होती तो या तो वहाँ पुलिस का पहरा होता या फिर दूसरे एजेंट उसे अब तक ले उड़े होते। मेरा दिमाग तो सोच सोच कर पागलों जैसा हो गया है, ज़ोरूब ने कहा। मगर इजाद हमको ना मिली तो किसी और के हाथ भी नहीं लगने देंगे, गवास्कर ने कहा। मुकाबला सख्त हो गया है, ज़ोरूब ने कहा। पहले कौन सा आसान था? गवास्कर ने कहा। नहीं, पहले इतना मुश्किल नहीं था, ज़ोरूब ने कहा। मगर जब से ब्लैक डेथ वाले इस मामले में पूरी तरह कूदे हैं हम लोग, यह मसला ना सिर्फ मुश्किल बल्कि खतरनाक सूरत भी एहतियात कर गया है। अभी फ्रांस से आने वाली मादाम ज्वाला का मसला आप सबके सामने है। मुझे यकीन नहीं आता कि डॉक्टर कदीर ज्वाला के हुस्न की जाल में फंसकर उससे इजाद का सौदा कर बैठा हो, गवास्कर ने कहा। एक मिनट, फरसाब ने कहा। काफ़ी चलेगी? ज़रूर ज़रूर, ज़ोरूब ने कहा और फरसाब उठकर कमरे से चला गया। ज्वाला के बारे में मशहूर है कि वो जिस मर्द को अपने साथ बिस्तर में ले जाने में कामयाब हो जाती है, वो फिर कभी उसकी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता। तो गोया वो कदीर से इजाद का सौदा करने में कामयाब हो गई थी। हाँ, और इसीलिए उसे मौत से गले मिलना पड़ा, ज़ोरूब ने कहा। इस मामले में ब्लैक डेथ के मेंबर बेहद शफाक हैं। क्या हम? यानी कि जीबी से भी ज़्यादा? हाँ, हम तो फिर भी कुछ लम्हे सोचने में गुजार देते हैं, ज़ोरूब ने कहा। मगर वो लोग एक सेकंड में भी कुछ नहीं सोचते, बस अमल करते हैं। हमारा मुकाबला कई मुल्कों के जासूसों से है, गवास्कर ने कहा। और वो सभी डॉक्टर कदीर की इजाद का सौदा करवाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ऐसी सूरत में हमें ऐसा मंसूबा बनाना होगा कि हमें इजाद हासिल कर लें और दूसरों को उसकी खबर भी ना हो। मैंने सफ़ीर के ज़रिए मास्को पैगाम भेज दिया है, ज़ोरूब ने कहा। वहाँ से कल सुबह तक जवाब मौसूल हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि वो जवाब नफ़ी में ही होगा। तुम्हारा मतलब है कि बैनुल बराज़मी प्लास्टिक मिज़ाइलों के बारे में मालूमात मुहैया करने से इनकार कर दिया जाएगा? हाँ, और इस सूरत में मेरे जहन में एक मंसूबा है। वो क्या? इनकार की सूरत में हम डॉक्टर कदीर को अगवा कर लेंगे और फिर उससे इजाद के बारे में सारी मालूमात हासिल करने के बाद उसे कत्ल कर डालेंगे। डॉक्टर का अगवा क्या ब्लैक डेथ के मेंबरों से पोशीदा रहेगा? यकीनी तौर पर हम उसे यही चकमा देंगे कि प्लास्टिक मिज़ाइलों के बारे में मालूमात तैयार है और वो उन्हें हासिल कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कामरेड ज़ोरूब के डॉक्टर कदीर सभी को डबल क्रॉस कर रहा हो? कुछ देर की खामोशी के बाद गवास्कर ने पूछा। वो किस तरह? ज़ोरूब ने चौंक कर पूछा। मुमकिन है वो अपनी हुकूमत की एमा पर ही ऐसा कर रहा हो, वरना कहीं ना कहीं तो कोई नकलो हरकत नज़र आती। हाँ, इस मामले में मुकामी पुलिस और महकमा खुफिया का रवैया भी हैरत अंगेज़ है, ज़ोरूब ने कहा। अभी तक वो किसी पर भी हाथ नहीं डाल सके हैं। ठीक उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और अफराद सियाब ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे उसने दरमियानी मेज़ पर रख दी। ट्रे में 3 मग रखे थे जिनसे काफ़ी की भीनी भीनी खुशबू निकल रही थी। वो काफ़ी की तरफ मुतवज्जा हो गए। डॉक्टर कदीर को होश में आते आते 10 मिनट लग गए। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो बार बार दीवानों की तरह इजाद चिल्लाने लगता और फिर निढाल हो जाता। फ़याज़ ने फ़ोन करके फिंगरप्रिंट्स के अमले और एम्बुलेंस को बुलवा लिया था ताकि लाशें हटाई जा सकें और निशानात अगर हों तो उनके प्रिंट बनाए जा सकें। आधे घंटे से ज़्यादा लगा था डॉक्टर को अपने आप पर काबू पाने में। अब मैं आपसे कुछ सवालात करूं डॉक्टर? फ़याज़ ने पूछा। हाँ, कर लीजिए, डॉक्टर ने मुर्दा लहजे में कहा। जिस सैफ से आपने फ़ाइल को उठाया था, क्या इजाद और उसका फार्मूला उसी में रखा हुआ था? जी हाँ, मैंने एक हफ़्ते कबल दोनों चीज़ें उसी मेज़ में रखी थी। इस दौरान अपने उसे खोलकर नहीं देखा? मैं रोज़ाना सुबह दोनों चीज़ों को देखता रहा हूँ। उसके बारे में और किस चीज़ को पता था? मेरे चारों असिस्टेंट उससे वाकिफ़ थे। इजाद कितनी बड़ी थी? फ़याज़ ने पूछा। मेरा मतलब है वो इजाद की सूरत शक्ल की थी और हुजम कितना था? उसे तुम एक दरमियानी साइज़ की फ़ोटो कापियर मशीन के बराबर समझ लो, डॉक्टर ने मुर्दा लहजे में कहा। एक 8 इंच लंबी नाल भी अलग से बाहर निकली हुई थी। गोया वो मशीन इतनी बड़ी थी कि एक आदमी से उठाकर कहीं भी ले जा सकता था। हाँ, उसका वज़न 30 किलो से ज़्यादा नहीं था। इजाद मुकम्मल हो चुकी थी, थोड़ी सी कसर बाकी थी।
डॉक्टर कदीर ने कहा, अगर मुकम्मल हो चुकी होती तो मैं इसे महकमा दिफा के हवाले कर चुका होता। उसकी कारकर्दगी क्या थी डॉक्टर? एक तीसरी आवाज़ सुनकर वो दोनों ही चौंके थे। फिर बोलीवाल पर नज़र पड़ते ही फ़याज़ की आंखें फैल गई। तुम और जहाँ? फ़याज़ ने मुतहय्यर लहजे में कहा, हाँ मुझे इसके बारे में इत्तला मिल गई थी। आने वाले ने कहा। फिर डॉक्टर कदीर से मुखातिब हुआ, मैं अपना सवाल दोहराऊँ डॉक्टर? मैं समझा नहीं। डॉक्टर कदीर ने आने वाले को घूरते हुए कहा। अरे फ़याज़ ने कहा। डॉक्टर कदीर, ये इमरान है, महकमा खुफिया के डायरेक्टर रहमान साहब के साथ जाते। ओह! डॉक्टर कदीर ढीला पड़ गया। आपकी मशीन की कारकर्दगी क्या थी डॉक्टर? मुकम्मल होने पर एक दिफाई और हमला करने वाला हथियार साबित होता है। डॉक्टर ने कहा, मैंने एटॉमिक रेस को ऐसी सूरत दी है कि इसकी वजह से किसी भी चीज़ को पिघलाया जा सकता है, हवा वो पहाड़ ही क्यों ना हो। इसके अलावा दुश्मन के हमले की सूरत में हम उसकी मदद से हमला आवर तैयारों को फ़िज़ा ही में तबाह कर सकते हैं, इसी तरह जिस तरह हम भी हाल ही में मुसाफिर बरदार तैयारी से तबाह हुए हैं। इमरान ने पूछा, क्या मतलब? मतलब वाज़ेह है डॉक्टर, आपने अभी हाल ही में तबाह होने वाले तैयारों के बारे में अखबारात में पढ़ा होगा। हाँ, मैंने मुख्तलिफ औकात में तबाह होने वाले तैयारों के बारे में रेडियो पर खबरों में सुना था। डॉक्टर कदीर ने कहा, मगर उसका मेरी जात से क्या ताल्लुक़? आपको सुनकर हैरत होगी डॉक्टर की तबाह होने वाले तैयारे की जब जांच पड़ताल की गई तो ये राज अफशा हुआ कि तबाहशुदा तैयारों के इंजन पिघल गए थे, जिनकी वजह से वो फ़िज़ा से ज़मीन पर गिर के तबाह हो गए। क्या तुम सच कह रहे हो? डॉक्टर ने पूछा। हाँ, इमरान ने कहा, रिपोर्टिंग यही कह रही है। तब तो डॉक्टर कुछ कहते कहते रुक गया। तब तो क्या? मेरी इजाद का फार्मूला आज से कबल ही चोरी हो गया होगा। आपका मतलब यह है कि डॉक्टर आपकी इजाद का फार्मूला कोई पहले ही ले उड़ा होगा? हाँ, कोई फार्मूले को नकल करके ले गया और उसने वैसे ही मशीन इजाद कर ली जैसी मैं बना रहा था। ऐसा कौन कर सकता है डॉक्टर? मैं नहीं समझ सकता कि किसने फार्मूले को नकल किया है। डॉक्टर ने कहा, मेरे चारों असिस्टेंट वफादार हैं और अरसे से मेरे साथ काम कर रहे हैं। कोई बाहर का आदमी आपकी लैब में आता जाता रहा है? कभी नहीं। फिर आपका फार्मूला किसने चोरी किया? अगर मुझे इल्म होता तो फिर आप लोगों की ज़रूरत ना होती। जब आपने अपने असिस्टेंटों को हटाया था उस वक्त फार्मूला और मशीन मौजूद थी। जी हाँ। लैब में जिस शख्स की लाश पड़ी है उसे आप जानते हैं? आज से कबल उसे देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। वो अमेरिकन है डॉक्टर। आप अच्छी तरह सोच कर जवाब दीजिए, क्या आप उससे कभी पहले मिले हैं? कभी नहीं। अमिताभ को जानते हैं? आपका इशारा मुसव्वर अमिताभ की तरफ है। हाँ, उससे मामूली सी वाकफियत है। मादाम ज्वाला को कब से जानते हैं? शायद एक हफ्ते से। आपके ताल्लुकात से तो ये अंदाज़ा होता है कि वो काफ़ी पुराने थे। नहीं, एक हफ्ते कबल ही उसे यहाँ मुलाकात हुई थी। डॉक्टर ने कहा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगर वो कत्ल ना कर दी जाती तो शायद हम शादी कर डालते, मगर अफसोस। डॉक्टर खामोश हो गया। उसका कातिल कौन हो सकता है डॉक्टर? मेरे इल्म में कोई ऐसा आदमी नहीं जिससे उसकी दुश्मनी रही हो। फिर उसका कातिल कौन हो सकता है? मुमकिन है उसकी अपने मुल्क में किसी से दुश्मनी रही हो। डॉक्टर ने कहा। इमरान डॉक्टर को गौर से देखने लगा। ऐसा अंदाज ऐसा था जैसे लंगा है डॉक्टर पर हो और निगाहें डॉक्टर पर हों और जहन किसी और बारे में सोच रहा हो। फिंगरप्रिंट्स का अमला और एम्बुलेंस आ गई है जनाब। एक कांस्टेबल ने अंदर आकर इतला दी और वो चौंक पड़े। उनको उसी तरफ भेज दो। फ़याज़ ने कहा। फिर इमरान से बोला, क्या तुम लाशों को देखोगे? एक लिबार्ट्री में है और मुझे इल्म है। इमरान ने फ़याज़ की बात काट कर कहा, आओ चलें। आप यहाँ ठहरे डॉक्टर। फ़याज़ ने डॉक्टर कदीर से कहा और इमरान के साथ लैब की तरफ चल पड़ा। फिंगरप्रिंट्स के हमले को मसरूफ़ करके वो इमरान से मुखातिब हुआ। हाँ, अब बताओ तुम इस तरफ कैसे आ गए और तुम्हें कत्ल की इत्तला कैसे मिली? इल्हाम हुआ था सुपर। बकवास की ज़रूरत नहीं है इमरान। फ़याज़ ने संजीदगी से कहा, यह बहुत अहम मामला है, मुझे भी इल्म है। इमरान ने बड़ी अपनाइयत से सर हिला दिया। तो फिर ये बताओ यहाँ कैसे पहुँचे? सैफ का अच्छी तरह से जायज़ा लो। इमरान ने कहा, मुझे उस पर किसी किस्म के निशानात नज़र नहीं आ रहे। फ़याज़ ने चंदन में इमरान को देखता रहा। फिर सर हिलाकर बोला, क्या तुमने सैफ का जायज़ा ले लिया है? सिर्फ अभी अभी एक नज़र डाली है। तो आओ फिर। फ़याज़ ने कहा और वो दोनों सैफ की तरफ मुतवज्जा हो गए। सैफ में दरवाजे पर किसी किस्म के निशानात नहीं थे। इमरान ने अंदाज़ा लगाया कि इस मजबूत फुलादी दरवाजे को तोड़ना बेहद मुश्किल काम है। जिस किसी ने भी इसमें से जाद और उसका फार्मूला चुराया है उसे चाबी से दरवाज़ा खोला होगा, वरना की होल पर निशानात ज़रूर मिलते। वो एक बार फिर डॉक्टर की तरफ आ गए। क्या रहा? सैफ पर किसी किस्म के निशानात नहीं है। फ़याज़ ने खुश्क लहजे में कहा। क्या मतलब? डॉक्टर कदीर चौंक पड़ा। मतलब ये कि जिस किसी ने भी इसे खोला है चाबी की मदद से खोला है, वरना दूसरी सूरत में उस पर निशानात ज़रूर मिलते। तो तुम्हारा मतलब है कि किसी ने दूसरी चाबी बनवा ली थी? शायद। फ़याज़ ने कहा, यह भी तो मुमकिन है कि चाबी आप ही की इस्तेमाल की गई हो। नामुमकिन है। कदीर ने कहा, मेरी चाबियाँ हर वक्त मेरे पास रहती थी और कोई उनको हासिल नहीं कर सकता था। कहते कहते डॉक्टर कदीर ने अपने गिरेबान में हाथ डालकर चाबियों का एक लच्छा निकाल कर देखा, जो एक पतली सी जंजीर से सी गर्दन में लटका हुआ था। बहरहाल ये काम किसी घर के भेदी का है। फ़याज़ ने कहा। कौन हो सकता है? डॉक्टर कदीर ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। क्या आप मुझ पर शुबा कर रहे हैं? सरदस्त सभी मुश्तबा हैं। फ़याज़ ने कहा। कैप्टन, तुम जानते हो कि मेरी क्या हैसियत है? डॉक्टर कदीर घबराया अच्छी तरह से। फ़याज़ ने कहा,
मैं आपके ऑफिसरों से इस रवैये की शिकायत करूँगी। मुझे अफ़सोस है डॉक्टर, मगर मैं मजबूर हूँ। वारदात जिस तरीके पर होती है उसमें आपका शुबा भी आता है। मैं रहमान को रिंग करूँगा, डॉक्टर कराया। ज़रूर कीजिए, फ़याज़ ने कहा। फिर आने वाले कांस्टेबल की तरफ मुतवज्जा हो गया। लाशें उठवाई जा चुकी हैं जनाब, उसने इतला दी। प्रिंट्स हो गए हैं? फ़याज़ ने पूछा। जी हाँ, वो लोग भी काम कर चुके हैं। बस तो तुम लोग रवाना हो जाओ, इमरान ने कहा, और कांस्टेबल चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा। वो इमरान से वाकिफ़ था, इसलिए उसने तमसफ़राना अंदाज में फ़याज़ की तरफ देखा। हाँ चले जाओ, फ़याज़ ने असबात में सर हिलाकर कहा। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भी भेजकर फिंगरप्रिंट्स की कापियाँ निकलवा लेना। यस सर, कांस्टेबल ने कहा और वापस चला गया। हमें भी चल देना चाहिए, इमरान ने सरगोशी से कहा। हाँ चलते हैं, फ़याज़ ने कहा। डॉक्टर कदीर को दिलासा देकर इजाज़त ली और बाहर आ गए। इमरान ट्विटर में जा बैठा। फ़याज़ ने उसके बराबर की नशीस संभाल ली। रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? सफदर ने नटालिया से पूछा। हाँ है, क्यों? वो हमारा टकराव दूसरे एजेंटों से भी हो सकता है। ये तो मुझे इल्म है कि कुछ और मुल्कों के एजेंट भी इस चक्कर में, नटालिया ने कहा, मगर किन मुल्कों के हैं ये अंदाज़ा मैं अब तक नहीं लगा पाई। तुम्हारे कमरे में मरने वाले तीनों अफराद का ताल्लुक पड़ोसी मुल्क से है, वो तो उनकी शक्लों ही से जाहिर है। कुछ बड़ी ताकतों के एजेंट है। सही देख बात बताओ, नटालिया ने कहा। पूछो। तुम यहाँ कब पहुँचे हो? मैं पहुँचा नहीं, बल्कि यहाँ पर ही मुकीम हूँ। क्या मतलब? ताल्लुक इसी मुल्क से है और मैं ब्लैक डेथ का मुकामी मेंबर हूँ। मेरे बारे में कब इत्तला मिली? 6-7 दिन कबल। क्या हिदायत मिली थी? यही कि तुम्हें चंद रोज़ दूसरे हाथियों के साथ यहाँ कदीर वाले मामले के लिए भेजा जा रहा है। मुझे तुम्हारी हिफाजत, निगरानी और मदद करनी है। और क्या जानते हो मेरे बारे में? यही कि इससे कबल तुम मिस्र में थी और रात खुलने पर वापस हेडक्वार्टर चली गई थी। सफदर ने नटालिया के चेहरे पर निगाहें जमाते हुए कहा। बहुत कुछ जानते हो मेरे बारे में, नटालिया ने कहा। सफदर ने महसूस किया कि नटालिया की आंखों में उलझन तैर रही थी और वो पहले की तरह हशाश और नॉर्मल नहीं है, और ऐसा इस वक्त से है जब से उसने किसी को फ़ोन करके हिदायत ली थी। तुम बैठो, मैं ज़रा बाथरूम तक हुआ हूँ, सफदर ने कहा और उठकर गया। वह एक्सट्रो को रिपोर्ट देना चाहता था। बाथरूम में जाकर उसने ट्रांसमीटर पर सिलसिला मिलाया। एक्सट्रो को अब तक की रिपोर्ट दे दी, फिर ये बता दिया कि वो कहाँ जाने का इरादा रखते हैं। दूसरी तरफ से उसे नटालिया की मर्ज़ी पर चलने की हिदायत की गई। ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने हाथों को पानी से भिगोया और बाहर आ गया। मेरे सर काफ़ी की ट्रे मौजूद थी, उसे देखकर नटालिया उसके लिए काफ़ी उंडेलने लगी। मैंने सोचा एक कप और हो जाए। अच्छा सोचा है, सफदर ने कहा। मैं इसकी ज़रूरत भी महसूस कर रहा था। लो पियो। नटालिया ने कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। अब ये बताओ कि डॉक्टर की लैब में हमें क्या क्या तलाश करना होगा? उसके ईजाद जो पत्थरों को भी पिघला सकती है, फार्मूला या मशीन, दोनों चीज़ें। अगर वो लैब में ना हुए तो फिर? कोशिश कर देखने में क्या हर्ज है, नटालिया ने कहा। फिर इसका हुक्म बॉस ने दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। अगर बॉस को शुबा होता कि वो लैब में नहीं है तो हमें तलाशी के लिए नहीं कहा जाता। ये भी ठीक है, सफदर ने कहा। और फिर बॉस खुद भी वहाँ मौजूद होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा टकराव वहाँ ज़रूर होगा। हम इसके लिए तैयार हैं। अगर कहो तो कुछ और आदमियों को तलब कर लूँ। तुम्हारे साथ कितने अफराद हैं? 3 और हैं, सफदर ने कुछ सोचते हुए कहा। मगर नहीं, नटालिया ने इस तरह सर हिलाया जैसे अपने किसी ख्याल को रद्द किया हो। रहने दो, मुमकिन है ये बॉस की किसी स्कीम के खिलाफ हो और वो नाराज़ हो जाए। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वैसे तो, सफदर ने कहा, वैसे तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। डर मुझे सिर्फ तुम्हारा है। वो क्या? जाने तुम्हारी कारकर्दगी ऐसे मौक़ों पर कैसी रहती है? तुम्हें मायूसी नहीं होगी? नटालिया ने कहा। मैं मार्शल आर्ट की भी माहिर हूँ, गन फाइटिंग में भी दस्तरस रखती हूँ। तब ठीक है, कोई मौका अगर आ गया तो हम बखूबी उसे निमट लेंगे। काफ़ी ठंडी हो रही है, नटालिया ने कहा, और सफदर काफ़ी की तरफ मुतवज्जा हो गया। फिर वो लोग 2:30 बजे वहाँ से उठे थे। बाहर सन्नाटा छा चुका था। सड़कें सुनसान थी और ट्रैफिक न होने के बराबर था। यहाँ से तो कोई टैक्सी भी शायद नहीं मिलेगी, नटालिया ने कहा। शायद नहीं, यकीनन, सफदर ने कहा। अगर मिल भी गई तो कोई वहाँ तक जाने के लिए तैयार ना होगा, हवा कितना ही बड़ा लालच दिया जाए। फिर क्या होगा? मैं होटल के पार्किंग से कोई गाड़ी उड़ा लाता हूँ, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। बस तो इंतज़ार करो, सफदर ने कहा और पार्किंग की तरफ बढ़ गया। नटालिया रोशनी से हटकर ज़रा अंधेरे में हो गई। फिर उसने अपने अपने बैग से छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और उसका एरियल खींच कर कॉल करने लगी। हेलो बस, हेलो हेलो, नटालिया स्पीकिंग ओवर। यस नटालिया, कोड दोहराओ। ब्लैक डेथ 717 ओवर। हाँ क्या रिपोर्ट है? हम रवाना हो रहे हैं बॉस, और वो कोई गाड़ी उड़ाने गया है। ओवर। ठीक है चले आओ, मैं मुंतज़िर हूँ। ओवर। शायद 15 मिनट तक हम पहुँच जाए। ओवर। कंपाउंड वाली वाल को फैलान कर सिमट वाली खिड़की से आना। ओवर। आप वहाँ मौजूद होंगे बॉस। ओवर। हाँ, हिदायत पर अमल करना। ओवर। शायद वो आ रहा है। ओवर एंड स्टॉप। नटालिया ने कहा और जल्दी से ट्रांसमीटर ऑफ किया और एरियल अंदर करके ट्रांसमीटर ब्रेनियन में ठूंस लिया। ठीक उसी लम्हे एक गाड़ी रुकी और सफदर की आवाज़ सुनाई दी। हनी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, नटालिया ने रोशनी में आते हुए कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसके बराबर ही बैठ गई। सफदर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। इत्तेफाक है कि इग्निशन की लगी हुई मिल गई, मुझे ताला नहीं तोड़ना पड़ा। खुशकिस्मती, काश लैब में भी इसी तरह का काम हो जाए। हो जाएगा, सफदर ने कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। सड़कें सुनसान थी और स्ट्रीट लाइट की रोशनी ऊँगती हुई लग रही थी। दोनों खामोश थे। सफदर सोच रहा था कि डॉक्टर कदीर की बैटरी में उनका टकराव दूसरे मुल्कों के एजेंटों से ज़रूर होगा।
ये भी मुमकिन था कि वहाँ पुलिस का पहरा होता। वो सोचता रहा और गाड़ी फराटे भरती रही। जल्द ही वो डॉक्टर की लिबार्टी तक पहुँच गए। लिबार्टी की तरफ मुड़ने से कबल उसने हेडलैम्प बुझा दिए थे। फिर काफ़ी दूर गाड़ी रोककर वो उतर पड़े। अब वो बड़े मोहतात अंदाज में लिबार्टी की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों के हाथों में पिस्तौल थे और वो हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। कंपाउंड वाल फैलान कर चलेंगे, नटालिया ने सरगोशी की। हाँ, यही मुनासिब भी है, सफदर ने कहा, क्योंकि गेट पर चौकीदार ज़रूर होगा। शायद 2 चौकीदार गेट पर होते हैं, चली आओ, सफदर ने कहा और वो हदबंदी की दीवार के सहारे से आगे बढ़ते चले गए। फिर एक जगह वो रुक गया और सरगोशी में बोला, यहाँ से अंदर जाना आसान है, दीवार टूटी हुई है, तो फिर चलो, देर क्यों कर रहे हो? मेरे पीछे ही आओ, सफदर ने कहा और दीवार पर चढ़ता चला गया। फिर दूसरी तरफ कूद गया। चंद लम्हे बाद नतालिया भी इसके पास पहुंच गई। क्यों ना बाएं तरफ की खिड़कियों को आजमाएं, नटालिया ने कहा और सफदर ने उसका हाथ दबा दिया। चंद लम्हे वो आहटे सुनने की कोशिश करता रहा। फिर वो बाएं तरफ बढ़ने लगा। सफदर उस तरफ बनी हुई खिड़कियों को आजमा रहा था। तीसरी खिड़की खुल गई और वो अंदर दाखिल हो गया। फिर उसने नटालिया को भी खींच लिया। राहदारी तारीख थी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। आखिरी कमरे में रोशनी नजर आ रही थी। ये कमरा लेबॉर्ट्री साबित हुआ। सफदर ने दरवाजे की शीशों से झांक कर देखा। कमरा खाली था। सामने एक कहानी सेफ खुला हुआ था जिसमें रखी हुई फाइलें और लेबॉर्ट्री का सामान साफ नजर आ रहा था। बड़े मोहतात अंदाज में दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गया। फिर जैसे ही दरवाजे से 3-4 कदम आगे बढ़ा, आहनी सेफ के बड़े दरवाजे की ऊपर से कोई बाहर निकला। उसके साथ ही एक सर्द आवाज़ सुनाई दी, रिवॉल्वर फेंक कर हाथ उठा लो मिस्टर सईद। सफदर चौंक पड़ा। ये आवाज़ नतालिया की थी और उसी कमरे से रिवॉल्वर की नाल चिपकी हुई थी। उसने सेफ के दरवाजे के नीचे से बरामद होने वाले की तरफ देखा। उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। सफदर को ये समझने में ज़्यादा दुश्वारी ना हुई कि वो चूहेदान में फंस चुका है। ट्विटर इमरान ही ड्राई कर रहा था। फयाज ने सिगरेट केस निकाल कर एक सिगरेट सुलगाई। फिर 2-3 गहरे गहरे कश लेने के बाद बोला, अब बताओ, तुम डॉक्टर कदीर की लेबॉर्ट्री तक कैसे पहुंचे थे? इसके बजाय ये सोचो कि डॉक्टर कदीर इतनी अहम इजाद होने के बावजूद इतना मुतमईन क्यों नज़र आ रहा है। कहाँ, वो तो बेहद परेशान है इमरान, और तुम्हारी आमद से कबल वो बेहोश भी हुआ था। क्या तुम्हें ये सब बनावट नहीं लगता? तुम्हारा मतलब यह है कि डॉक्टर कदीर का रवैया सरासर मसनूई था? यही समझ लो। इस ख्याल की वजह, सेफ पर ज़बरदस्ती खोलने का एक भी निशान नहीं है। मुमकिन है उसकी चाबी की नकल तैयार कर ली गई हो। हाँ, ऐसा मुमकिन है, इमरान ने कहा। पामग्रो में डॉक्टर के साथ रातें गुजारने के दौरान जोला उसकी चाबियों का नक्श मोम पर उतार कर दूसरी चाबियां बनवा सकती थी। वो तो मर चुकी है, उससे कोई साथी आगे आ सकता है। इस तरह तो डॉक्टर मशकूक हो जाता। दूसरी बात, इमरान उसकी बात नज़रअंदाज करके बोला, लैब में कत्ल होने वाली गैर मुल्की को जानते हो? नहीं, कौन है वो? इन 2 अमेरिकियों में से एक जिनकी निगरानी तुम्हारे आदमी कर रहे हैं। क्या? फयाज उछल पड़ा। मैं उन दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ, इमरान ने कहा। कत्ल होने वाला उनमें से एक है। मुमकिन है टकराव के नतीजे में दूसरा भी जख्म खा चुका हो। उसे हम चेक कर सकते हैं। चेक नहीं, हिरासत में ले लो। मगर उससे क्या होगा? तुम डैडी बन जाओगे। बकवास मत करो इमरान, फयाज ने जला कर कहा। फिर सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक कर बोला, डॉक्टर कदीर रहमान साहब से रिपोर्ट ज़रूर करेगा। करने दो, इमरान ने कहा। तुम्हारे पास इस पर शक करने का माकूल जवाज़ है? इस गधे आदमी ने इतनी अहम चीज़ इतनी लापरवाही से क्यों रख छोड़ी थी? अब आए हो राह पर, इमरान ने कहा। यही चीज़ मुझे भी खटकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इजाद पहले से गायब कर दी गई हो और अब ये ड्रामा रचाया गया हो ताकि उस पर इल्ज़ाम ना आए? खुदा तुम्हारा भला करे, इमरान ने कहा। क्या ऐसा नामुमकिन है? नहीं। फयाज ने सर हिला दिया। अब उसका जहन भी उस तरफ मुतवज्जा हो गया था। सामने की बात थी, अगर इजाद अभी चोरी हुई थी तो डॉक्टर कदीर को एक तूफ़ान खड़ा कर देना चाहिए था। वो गिरा पड़ा नहीं था। वज़ारत दिफा को एक फ़ोन ही काफ़ी होता और इस वक्त लेबॉर्ट्री सीक्रेट सर्विस वालों के घेरे में होती। मगर इसके बजाय उसने रहमान साहब को फ़ोन किया था कि कुछ लोग लेबॉर्ट्री में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो यहाँ आए तो चौकीदार कत्ल हो चुका था। इसका मतलब ये था कि वो डॉक्टर कदीर की बात की तस्दीक नहीं कर सकते थे कि आया चौकीदार ने फ़ोन किया था या नहीं। फिर उसकी लेबॉर्ट्री में एक गैर मुल्की सीक्रेट एजेंट की लाश मिलती है, जबकि इससे कबल ही एक गैर मुल्की एजेंट उसी हमराही में कत्ल की जा चुकी थी। आखिर डॉक्टर कदीर ये कौन सा खेल खेल रहा है? कहीं वो किसी लंबी साजिश में तो मुलविस नहीं? हो सकता है उसने इजाज़ ज्वाला के साथियों के हाथ रोक कर दी हो और अब अपनी पोजीशन साफ करने के लिए ये ड्रामा रचाया हो। वो जितना इस मसले पर सोचता, मामला उलझता ही चला गया। अब तुम एक काम करो सुपर। क्या? फयाज ने चौंक कर पूछा। डॉक्टर कदीर की लेबॉर्ट्री की गिर्द निगरानी कायम करा दो। इससे क्या हासिल होगा? वो लोग जो कुछ ले जाना चाहते थे वो तो ले गए, फयाज ने कहा। अरे, इमरान ने मुंह चलाया। मैं भूल गया था सुपर। अब तुम कहाँ जाओगे? कहाँ जाना चाहिए? मैं क्या बता सकता हूँ। इतनी रात गए, घर के अलावा आदमी और कहाँ जा सकता है सुपर। मैं काफ़ी पीना चाहता हूँ, घर पर पी लेना, इमरान ने जमाई लेते हुए कहा। मुझे नींद आ रही है। अगर गाड़ी में ही सो गया तो दोनों की आंख जहन्नुम में ही खुलेगी। क्यों बकवास किए जाते हो? चलो, नहीं करता, इमरान ने कहा। कहाँ ड्राइव करूँ? काफ़ी नहीं पीनी? नहीं यार, नींद आ रही है, कई दिन से सोया नहीं, इमरान ने फिर जमाइल और चेहरे के आगे चुटकी बजाने लगा। यकबैग नींद का खुमार उसकी आंखों से छलकने लगा।
फ़ियाज़ के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभरे जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर कह ना पा रहा हो। फिर वो खामोश ही रह गया। हाँ सुफर, बताया नहीं, कहाँ ड्रॉप करूँ? इमरान ने कहा। अपने फ्लैट के करीब ही उतार देना। सुलेमान इस वक्त सो रहा होगा सुफर, इमरान ने कहा, और सोते से उठाए जाने पर वो शमशीर बरहना बन जाया करता है। या तुम्हारे फ्लैट नहीं जा रहा? फ़याज़ झल्लाकर बोला। मैंने सोचा शायद तुम फ्लैट में काफ़ी पीने के इरादे रखते हो, इसलिए पहले से आगाह कर देना मुनासिब जाना मुबादा शर्मिंदगी हो। रोको, गाड़ी रोको। फ़याज़ घबरा कर बोला। इमरान ने बौखला कर ट्विटर रोक दी। काका क्या हुआ सुपर? वो बौखला कर बोला। फ़याज़ ने कोई जवाब दिए वह ट्विटर का दरवाज़ा खोला और उतर गया। फिर खिड़की से गर्दन अंदर डालकर चंद लम्हे इमरान को घूरता रहा। फिर बड़े सर्द लहजे में बोला, आज के बाद अगर तुमने इस केस में टांग अड़ाई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अरे नहीं सुपर, इमरान ने बड़े लहक कर कहा। तुमको तो मैं अच्छा आदमी समझता हूँ, मत समझो अच्छा आदमी। फ़याज़ घबराया। ये आखिरी वार्निंग है, याद रखना। लिख लूँगा सुपर, इमरान ने कहा और फ़याज़ ने बड़े ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया, गोया झल्लाहट दरवाजे पर उतारी थी। इमरान ने ट्विटर आगे बढ़ा दिया। अब जिन रास्तों पर ट्विटर दौड़ रही थी वो उसके फ्लैट से मोहाली सिंध में ले जाते थे। इमरान दर हकीकत यही चाहता था कि केस फ़याज़ के लिए हल कर दे, इसलिए उसने कदीर की लेबॉरेटरी की निगरानी करने का मशवरा दिया था, मगर फ़याज़ की समझ में बात ना आई और इमरान झल्ला गया। ये उसी झल्लाहट का सबब था कि उसने ताओ दिलाकर फ़याज़ को ट्विटर से उतरने पर मजबूर कर दिया, वरना वो फ्लैट तक उसके साथ ही जाता, जबकि वो फ्लैट जाना नहीं चाहता था। उसने दूसरी मेन रोड पर आते ही ट्रांसमीटर आन कर तनवीर से सिलसिला मिलाने लगा। राब्ता जल्द ही कायम हो गया। इट इज़ तनवीर X2, इमरान ने भराए हुए लहजे में कहा। कहो क्या रहा? वो दोनों अंदर घुसे थे जनाब, तनवीर ने बताया। वहाँ उनके अलावा कुछ और भी लोग थे और उन्होंने बड़ी आसानी से उन पर काबू पा लिया। फिर वो उन दोनों को उस हिस्से में ले गए जिसे लेबॉरेटरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ उन्होंने एक को गोली मारी और दूसरे से पूछगछ करने लगे। इसी दौरान किसी तरह से वो उन लोगों की गिरफ्त से छूट गया जो उसे पकड़े हुए थे। क्या मकतूल से उन्होंने पूछगछ नहीं की थी? जी नहीं, उसे उन्होंने लैब में जाते ही गोली मार दी थी। आगे कहो। उनकी गिरफ्त से छूटते ही दूसरे ने उधम मचा दिया। उनमें से कई एक उसके हाथों जख्मी हुए। फिर वो दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो गया और निकल भागा। उन्होंने उसे गोली नहीं मारी? रिवाल्वर जिसने निकाल रखा था वो सबसे पहले जख्मी हुआ। फिर किसी को इतनी मोहलत ही ना मिली कि वो रिवाल्वर निकाल सकता। उस अमेरिकन ने बड़ी बेजिगरी का सबूत दिया था जनाब। अब इस वक्त वो कहाँ है? अपने होटल में। निगरानी रखो, मुमकिन है वो वहाँ से कहीं और मुंतकिल हो जाए। मैं उसके करीब ही हूँ जनाब, तनवीर ने कहा। उसके सामने वाला कमरा इस वक्त मेरे ही तसर्रुफ में है। अगर फ़याज़ उसे गिरफ्तार करके ले जाए तो तुम वापस आ जाना। बेहतर जनाब, तनवीर ने कहा और इमरान ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। फिर दोबारा फ्रीक्वेंसी मिलाने लगा। इस बार वो ब्लैक ज़ीरो से राब्ता कायम करना चाहता था। X2। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। कहाँ थे, कहाँ तक पहुँचे? इमरान ने पूछा। वो इस वक्त एक नाइट क्लब में बैठे हुए हैं जनाब, कोई खास बात जी नहीं। मैं जिस वक्त यहाँ पहुँचा तो वो लोग फ्लैट से निकल रहे थे, फिर बिल्डिंग से सीधे क्लब ही आए। उनके पास एक जागूर गाड़ी है। ठीक है, निगरानी रखो, कोई बात हो तो मुझे रिपोर्ट देना। इमरान ने कहा। जवाब सुनकर राब्ता मुनक़ता करके फिर किसी को कॉल करने लगा। इस बार उसे मायूसी हुई। 5 मिनट तक वो सफदर को पुकारता रहा, मगर दूसरी तरफ खामोशी रही। ये बड़ी तशवीशनाक बात थी। सफदर से राब्ता कायम ना होने का ये मतलब भी हो सकता था कि वो किसी मुसीबत में फंस गया है। वो जिस कदर आगे बढ़ गया था उसमें हर लम्हे उसे किसी मुसीबत में मुब्तला होने का खतरा था, और इस वक्त उसकी खामोशी परेशान कुन थी। अगर वो किसी मुसीबत में फंस गया था तो यह खुद उसकी गफलत का नतीजा था। उसने एक मंसूबे के तहत उसे आगे बढ़ाया था और बाद में खुद ही उस पर अमल ना कर सका। मुमकिन था वो इस वजह से किसी परेशानी का शिकार हो गया हो। नटालिया के बारे में से इल्म था कि वो एक चालाक लड़की है। वो सफदर को गुंजा भी दे सकती थी। जिस आसानी से वो सफदर के साथ उसकी रिहाइश गाह तक चली गई, इससे तो यही जाहिर था कि वो उस पर ब्लैक डेथ के मेंबर की हैसियत से एतमाद कर रही है। तो फिर सफदर की खामोशी क्या मायने रखती है? वो सोचता रहा और उलझता रहा। सारा केस ही उलझा हुआ था। इस केस में इतने किरदार थे कि हर एक में नज़र रखना महाल साबित हो रहा था। अभी तक वो डॉक्टर कदीर की पोजीशन भी अपनी निगाहों में पूरी तरह क्लियर नहीं कर पाया था। वो मशकूक भी था और नहीं भी। एक तरफ मुसाफिर बरदार त्यारों की तबाही और इजाद के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के एजेंटों से उसका मिलना उसे गद्दार जाहिर कर रहा था, तो दूसरी तरफ गैर मुल्की एजेंटों से इजाद के बदले एटमी राजों को तलब करना एक अजीबो गरीब और उलझा हुआ मसला बनकर सामने आया था। अगर वो गद्दार था तो उसने अपनी जात के बदले रकम वसूल क्यों ना की? वो एटमी राजों के तबादले में उसे देने पर क्यों उड़ा हुआ है? सफदर ने भी कुछ इसी किस्म की रिपोर्ट दी थी और राज और प्राण सिंह की गुफ्तगू वो अपने कानों से सुन चुका था। तो फिर असल मसला क्या था? क्या वाकई कदीर मुल्क से गद्दारी कर रहा था? और अब एक नया मसला सामने आया था, इजाद की चोरी। उसके बकुल इजाद और उसका फार्मूला कोई ले उड़ा था, मगर इमरान ने जिस कदर लेबॉरेटरी का जायज़ा लेने के बाद उस पर गौर किया था, इजाद की चोरी उसे एक ड्रामा ही लगी। लेकिन इस ड्रामे में डॉक्टर कदीर का क्या किरदार था? ये उसकी समझ से बालातर था। वो कौन लोग थे जिन्होंने इस अमेरिकन एजेंट को कत्ल किया था? तनवीर उनमें से किसी को शनाख्त नहीं कर सका, वरना वो ज़रूर बताता। वो उन लोगों में से भी नहीं थे जिनकी वो निगरानी करा रहा था।
अगर ऐसा होता तो उनकी निगरानी कराने वाले सीक्रेट सर्विस के मेंबर उस तक इत्तला पहुंचा देते। फिर क्या कोई और नई पार्टी मैदान में आ गई है? अभी तक उसे जूलिया चौहान, सदीकी और हावर से किसी एक की भी रिपोर्ट ना मिली थी। या तो कोई खास बात नहीं थी, या फिर उन लोगों को रिपोर्ट देने का मौका ही ना मिला था। कुछ सोचकर उसने ट्विटर फुटपाथ से लगाकर रोक दी। ठीक उसी लम्हे एक और कार बड़ी खामोशी से उसके ट्विटर के करीब रुकी। फिर उसके दरवाजे खुलते ही इमरान ने ट्विटर का फुटपाथ वाला दरवाज़ा खोलकर छलांग लगा दी। दूसरी गाड़ी से 4 आदमी उतरकर उसकी तरफ बढ़े थे, मगर इमरान की दूसरी छलांग से उसे गली में ले गए। फिर वो दौड़ता चला गया। उकब में कई अफराद के दौड़ने की आवाज़ें सुन रहा था। ये सब क्या है नटालिया? सफदर ने खुद को संभालते हुए बड़े गुस्से से पूछा। बहुत भोले बनते हो दोस्त, सैफ के पीछे से निकलने वाले ने कहा। ब्लैक डेथ के मेंबर कम अज़ कम इतने भोले और बेवकूफ़ नहीं होते। क्या कहना चाहते हो? सफदर ने पूछा। वैसे इसके जुमले पर वो चौंक ज़रूर गया था। तुम अपने आप को ब्लैक डेथ का मेंबर कहते हो ना? हाँ, कहता ही नहीं बल्कि मैं ब्लैक डेथ का मेंबर भी हूँ। तो अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। इस वक्त मेरे पास नहीं, सफदर ने कहा। घर पर है? जाहिर है, घर के अलावा और कहाँ हो सकती है? पता बताओ कहाँ रखे है? नटालिया जाकर ले आएगी। वो किसी और को नहीं मिल सकती। मिल नहीं सकती या फिर है ही नहीं? तुमको गलतफहमी हो गई है कि मैं तुम में से नहीं। सफदर ने कहा। अगर मैं तुम में से ना होता तो नटालिया जहाँ तक ना पहुँच पाती। इसमें भी तुम्हारा मुफाद था। मेरा मुफाद? सफदर ने अनजान बनकर कहा। हाँ, इस तरह तुम और तुम्हारा चीफ ये चाहते थे कि नटालिया के दूसरे साथियों तक पहुँच जाए और उनको गफलत में गिरफ्तार कर लें। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, सफदर ने कहा। मैं अपने साथियों को क्यों गिरफ्तार कराने लगा? और मेरा बॉस जब नटालिया के साथियों को जानता है तो वो उसके पीछे किसी को क्यों लगाता? तो गोया तुम अब तक यही समझते हो कि हम तुम्हें ब्लैक डेथ का मेंबर तस्वर कर रहे थे। तुम्हारे तस्वर करने ना करने से कुछ नहीं होता, सफदर ने कहा। और नटालिया, तुमको इस गद्दारी और धोखेबाजी की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वाह, नटालिया ने हंसकर कहा। इससे बड़ा लतीफ़ा आज तक नहीं सुना। अब तुम हमें ये बताओ कि नटालिया के बारे में क्या कुछ जानते हो? पता नहीं क्या कह रहे हो? तो यूँ समझो मिस्टर सफदर कि मैं सीक्रेट सर्विस के तकरीबन हर आदमी को जानता हूँ सिवाय तुम्हारे बॉस X2 के। लिहाजा अब ये ड्रामेबाजी ख़त्म कर दो कि तुम ब्लैक डेथ के मेंबर हो और ये बताओ कि हमारे बारे में क्या कुछ जानते हो। मगर सफदर क्या बताता, इस इंकशाफ ने तो उसके हवास ही चंद लम्हों के लिए हब्स कर दिए थे। वो सोच भी ना सकता था कि इस तरह पहचान लिया जाएगा। बोलो, मैं जवाब का मुंतज़िर हूँ। अब जब पहचान ही गए हो तो ये भी बताओ कि तुमको किस बात ने गद्दारी पर आमादा किया है? दौलत ने या औरत ने? किसी चीज़ में भी नहीं। फिर? सफदर ने कहा। इतना बड़ा साहिबान डॉक्टर मिनहाज कदीर और गद्दार डूब मरने का मुकाम है डॉक्टर। तुमको यहाँ किस चीज़ की कमी थी? जज्बाती मत बनो मिस्टर सफदर, डॉक्टर कदीर ने कहा। सिर्फ इतना समझ लो कि मैं हमेशा से ब्लैक डेथ का मेंबर रहा हूँ और अब ब्लैक डेथ का सरबराह हूँ। तुम और सरबराह? सफदर की आंखें हैरत से फैल गई। हाँ, अब बताओ कि मेरे सवालों के जवाब दोगे या नहीं? मेरी हकीकत जान लेने के बावजूद ऐसी बात कह रहे हो? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ब्लैक डेथ से कौन कौन मेंबर तुम्हारे बॉस की नज़रों में है। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, सफदर ने कहा। मुझे सिर्फ नटालिया के बारे में हिदायत मिली थी और मैं उस पर अमल कर रहा था। तुम अपने बॉस को रिपोर्ट कैसे देते हो? वो खुद ही रिपोर्ट ले लेता है, ट्रांसमीटर पर नहीं। कोई भी आदमी कहीं भी ज़ुबानी रिपोर्ट वसूल कर लेता है। इस जदीद दौर में ये दकियानूसी तरीका समझ में नहीं आता। इसमें मेरा क्या कसूर? इसे तहखाने में ले जाओ, डॉक्टर कदीर ने कहा। उसी लम्हे उकब से 2 आदमी ने सफदर को दबोच कर खींचते हुए बाहर ले गए। इसे ख़त्म ही कर दिया होता बॉस, नटालिया ने कहा। सरेदस्त इसे ख़त्म करना बेकार लगा, डॉक्टर कदीर ने कहा। वो क्यों बॉस? हमें अब यहाँ से रवानगी की तैयारी करनी है। क्या हम कामयाब हो गए हैं बॉस? किसी हद तक मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक काम मुकम्मल हो जाएगा। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम अब जहाँ ही रुको रहोगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी है। ओके बॉस, नटालिया ने कहा। जेरी, डॉक्टर ने आवाज़। एक लम्हे बाद दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर घुस गया। ये भारी डोल का चुस्त और चालाक आदमी था। यस बॉस, लिबार्टी से आसपास अपने हाथ भी फैला दो। मुझे उम्मीद है कि सुबह तक बहुत से आदमी हमारे मेहमान बनेंगे। मैं ये हुक्म दे चुका हूँ बॉस। निगरानी अच्छी तरह से होनी चाहिए, अलबत्ता पुलिस को छेड़ने की ज़रूरत नहीं। वो लोग अगर इस तरफ का रुख करें तो मुझे सिग्नल दे देना। ओके बॉस, ठीक है, आप जाओ। आपको किसके आने की उम्मीद है बॉस? नटालिया ने पूछा। उन लोगों की जो इजाज़त हासिल करना चाहते हैं। दूसरे एजेंट? हाँ, वो लोग जो हर कीमत पर इजाज़त हासिल करना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनकी आमद से कबल ही ये जगह छोड़ दें? मुमकिन है, मगर इस सूरत में मकसद में कामयाबी ना होगी। आओ, नटालिया के मुँह से निकला। सफदर के बारे में कोई रिपोर्ट कोई नहीं। अलास्का से रवानगी से अब तक वो एक लम्हे के लिए भी मेरे से अलग नहीं हुआ। फिर सोच लो, क्योंकि मुमकिन है उसे किसी बहाने से अपने एक्सट्रा को तुम्हारे बारे में मुतला कर दिया हो। शायद नहीं, नटालिया ने सोचते हुए कहा। वो सिर्फ गाड़ी लेने के लिए पार्किंग तक गया और हम वक्त मेरी नज़रों के सामने रहा। ठीक है, कदीर ने सर हिला ली। उसे क्या खबर कि नटालिया ने उसे झूठ बोला है। उसने ये बात गोल कर दी कि सफदर बाथरूम में गया था और गाड़ी लेने जब गया तो 10 मिनट तक उसकी निगाहों से उजल रहा। मगर नटालिया से ये बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये बता देने के बाद उसकी ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं दे सकेगा। वो इसी किस्म की गलतियाँ कर लेने वाले दूसरे मेंबरों का हशर देख चुकी थी।
वो अंधेरे में ठोकरें खाते फिर रहे थे। कभी कभी किसी टार्च की रोशनी में तारीकी में शगाफ डाल देती, फिर वही तारीकी छा जाती। इमरान गली के दरमियान में मकान की दीवार से इस तरह चिपका हुआ था कि पहली नज़र में उसका देख लिया जाना मुमकिन ही ना था। वैसे भी उसके जिस्म पर डार्क कलर के कपड़े थे और अंधेरे में वो तारीकी का एक जुज़ बन जाते। गली में मुतअद्दिद कदमों की चाप गूंज रही थी। दफातन चाप नज़दीक आने लगी। ये एक आदमी के कदमों की आवाज़ से फिर किसी की घराती हुई सर्द और शफाक आवाज़ उभरी। क्या रहा? पता नहीं, नज़र नहीं आया। तलाश करो, उसी आवाज़ ने कहा। आगे गली बंद है, वो यहाँ के अलावा कहीं नहीं जा सकता। कोशिश कर रहे हैं जनाब, दूसरी आवाज़ ने कहा। इमरान के देवता कूच कर गए। उसे इल्म नहीं था कि आगे से गली बंद है। अब इल्म होने पर उसे एहसास हुआ कि वो किसी हारिस ज़्यादा चूहे की तरह चूहेदान में फंस गया है। अब उसे हर कदम नबा तला उठाना था, वरना मुमकिन था कि सुबह उस गली से उसकी सरबरीदा लाश ही मिलती, या वह आंते फैलाए गली के फर्श पर पड़ा नजर आता। उसने आहिस्ता आहिस्ता मकान की दीवार से मुल्हिका स्तून की तरफ खिसकना शुरू कर दिया, जो दरवाजे की चौखट को अपने अंदर समोए हुए था। स्तून की आड़ में पहुंचकर वो रुक गया, फिर अपने लिबास की जेबें टटोलने लगा। मगर ठंडी सांस लेकर हाथ गिरा दी। जिस तरह चील के घोंसले में मांस नहीं होता, इसी तरह इस वक्त उसकी जेब में भी रिवॉल्वर नाम की कोई चीज़ न थी। अब उसे जो कुछ भी करना था वो अपनी अकल के बलबूते पर करना था। खून के प्यासे 4 दरिंदे उसके गिर्द मंडला रहे थे। उनमें से किसी को अब तक ध्यान नहीं आया, वरना उसका पकड़ लिया जाना ज़्यादा मुश्किल साबित ना था। उसको सिर्फ इतना करना पड़ता कि गली के सिरे से दोनों तरफ के मकानों के दरवाज़ों पर रोशनी डालते हुए आगे बढ़ते चले आते, फिर बस वो धर लिया जाता। अब वो इस बात का मुंतज़िर था कि उनमें से कोई उससे करीब आ जाए तो वो उस पर खामोशी से काबू पाने की कोशिश करे। कदमों की चाक फिर नज़दीक आती जा रही थी। इस बार आने वाले ने एक से ज़्यादा थे। वो आपस में उसी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। वो 2 आदमी थे। पता नहीं कहाँ मर गया कमबख्त, एक कह रहा था। वो बहुत खतरनाक है प्यारे, दूसरे ने कहा। उसकी आवाज़ में क्रख्तगी थी। वो आखिर है कौन? महकमा खुफिया के डायरेक्टर का लड़का है। तुम्हारा इशारा इमरान की तरफ है? हाँ वही। इस वक्त तो कैप्टन फ्याज के साथ आया था। सुना है वो सीक्रेट सर्विस के लिए भी काम करता है। बिल्कुल दुरुस्त सुना है, दूसरे ने कहा। बहुत से केसों में उसने सीक्रेट सर्विस वालों के लिए काम किया है और मुजरिमों का बेड़ा गर्क करके उन्हें मिलिट्री पुलिस की तहवील में दिया है, और वह आज तक वहाँ एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। लेकिन वो सीक्रेट सर्विस का मेंबर तो नहीं है ना? नहीं। फिर वो ये सब कुछ क्यों करता है? अपनी अना की तस्कीन के लिए। सुना है बाप बेटे में नहीं बनती। उसकी वजह ही यही है कि वह अहमक बनकर दूसरों का धड़न तहता कर देता है, और ये बात उसके बाप को पसंद नहीं। मगर आदमी ज़हीन है, उसने कहा। मैंने हेडक्वार्टर में इसकी फ़ाइल देखी है, वो उसके खतरनाक कारनामों से भरी पड़ी है। आदमी अहमक होने के साथ ही दलेर और ज़हीन भी है। अहमक भी है और ज़हीन भी, यही तो मुसीबत है। उससे कोई कुछ भी नहीं समझ पाता। काश वो मेरे हाथ लग जाए। तुम तन्हा उस पर काबू नहीं पा सकते। रिवॉल्वर हाथ में हो तो जैसे 10 आदमी पर काबू पाया जा सकता है। उसके जवाब में इमरान को एक इस्तेहज़ाई सा कहकहा सुनाई दिया था। फिर उनमें से किसी ने कहा, रिवॉल्वर हाथ में हो तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मार्शल आर्ट का भी माहिर हूँ मैं। उसका मार्शल आर्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं। किसका? गोलियों से बचने के आर्ट का। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वो गोली से बचने का आर्ट जानता है। ओहो, एक तहैयर अमेज आवाज़ आई। ये आर्ट तो शायद एक चीनी जानता है। और गालिबन अगर मैं भूल नहीं रहा तो उसका नाम संगी है, और वो ज़ीरो लैंड के लिए काम करता है। बिल्कुल ठीक, उस इमरान के बच्चे ने उसी से ही आर्ट सीखा है। फिर तो वाकई वो बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है। अब उसी को ले लो, एक ने कहा। वो इस गली में घुसा और गायब हो गया, जबकि गली के सिरे पर एक आदमी मौजूद हो और आगे जाकर गली बंद हो गया। आखिर वो कहाँ चला गया? मुमकिन है किसी मकान में घुस गया हो। दूसरे ने दाएं जनी की। घुसने को तो वो गटर में भी घुस सकता है, पहले ने कहा। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे उसने जान बचाने के लिए गटर को पनाहगाह बनाया है। मगर यहाँ ऐसा मसला नहीं, दूसरे ने कहा। इस गली में कोई गटर लाइन ही नहीं। फिर वो कहाँ गया? मौसम बहुत गर्म है, दूसरे ने कहा। वो हर हालत में इमरान की लाश अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है। अब अगर हाल ही हाथ गए तो है नहीं, इसमें हमारा क्या कसूर? अगर वो हाथ ना लगा, अब उसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एक तीसरी आवाज़ सुनाई, जिसके साथ ही टार्च की रोशनी उन दोनों के चेहरों पर पड़ी। ये वही आवाज़ थी जिसने चंद लम्हे कबल इमरान के बारे में इस्तफसार किया था। उसी को तलाश कर रहे हैं। फिर मिला? वो तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया है। अब यही इम्कान है कि वो किसी मकान में घुस गया है। तो फिर क्या एक मकान को खुलवा कर देखा जाए? पागल हो गए हो? फिर अब क्या करना है? ऐसा करो कि गली के सिरे से तुम देखो, दरमियान में से देखता हूँ, और जहाँ गली बंद होती है वहाँ से तुम देखते हुए आओ। दोनों तरफ के दरवाज़ों पर रोशनी डालना। अगर वो कहीं छुपा हुआ है या किसी मकान में दाखिल हुआ है तो पता लग सकता है। शायद उनमें से एक ने कहा। वो बहुत चालाक है, कोशिश कर देखते हैं। तो फिर जाओ। कुछ देर बाद एक टार्च रोशन हुई और उसका दायरा ऐसा ऐसा उस तरफ के दरवाज़ों पर पड़ने लगा जिसके मुखालिफ इमरान छुपा था। रोशनी का दायरा हर दरवाजे पर चंद लम्हे के लिए ऊपर से नीचे मुतहरिक होता, फिर आगे बढ़ जाता। अब वो इमरान के सामने दरवाजे से पड़ रहा था। उसकी रोशनी का इन्निकास इतना था कि अगर वो पलट कर देख भी लेता तो इमरान साफ नजर आ जाता।
रोशनी का दायरा आगे बढ़कर गालिबन वो एक तरफ का पूरा हिस्सा देखने के बाद दूसरा हिस्सा देखना चाहता था। इमरान दबे कदमों अपनी जगह से निकला। आहिस्ते से वो 3 सीढ़ियाँ अबूर करके जो स्टोन से गली के फर्श तक चली गई थी, अब उसका और टार्च वाले रिवॉल्वर बरदार का फासला बामुश्किल 2 फुट था। फिर इमरान ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, उसने टार बुझा दी। शायद उसकी छठी हिस्से से खतरे से आगाह कर दिया था, मगर इससे कबल कि वो खतरे की नोयत को समझ सकता। इमरान उस पर झपट पड़ा। एक हाथ उसका रिवॉल्वर पर पड़ा और दूसरे हाथ की ज़रब उसकी बाएं कनपट्टी पर लगी थी, मगर वो चौंका जबकि वो चौकन्ना हो गया था। इसीलिए ज़रब अचरती हुई लगी और इमरान का मकसद हासिल ना हो सका कि वो उसे एक ही मलबे में बेहोश कर डाले, ताकि जब तक दूसरे पहुंचे रिवाल्वर उसके हाथ में आ जाए और उनमें से एक कम हो जाए। ज़रब खाने वाल बेहोश तो ना हुआ, मगर लड़खड़ा ज़रूर गया और रिवाल्वर भी उसके हाथ से निकल गया, मगर इमरान के हाथ ना आ सका। नीचे गिरा और फिसल कर किसी और तरफ जा रहा था। अब वो दोनों एक दूसरे से गत्थम गुत्था हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ? कौन है? मुर्शद कौन है? गली के सिरे से किसी ने चीख कर पूछा। फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ लम्हा ब लम्हा करीब आने लगी। इमरान उससे जिसे मुर्शद के नाम से पुकारा गया था बड़ा हुआ सोच रहा था कि आबाई शामत मुकाबिल ना सिर्फ कवि हैकल बल्कि लड़ाई बढ़ाई के फ़न में भी माहिर लगता था। वो इमरान के एक नहीं चलने दे रहा था, बल्कि इसी कोशिश में था कि उसे काबू कर डाले या गर्दन तोड़कर किस्सा चुका दे। इमरान ने सोचा कि ऐसे काबू नहीं आएगा, अपना देसी तरीका ठीक है बस। फिर अचानक उसे मुर्शद की टांग में टांग अड़ाकर झटका दिया और वो उछलकर कोल्हों की बल फर्श पर गिर पड़ा। एक तवील करा उसके मुंह से निकली थी, फिर बस उस इमरान ने उसे संभलने का मौका ना दिया। पेट दर पे ठोकरों से उसके चेहरे की तवाज़ा करने लगा और हर 2-3 कदमों की आहट नज़दीक आ गई थी। क्या हुआ, क्या हुआ? किसी ने करीब आकर पूछा। मैंने उसे गिरा लिया, इमरान ने मुर्शद का लहजा इख्तियार करते हुए कहा। इस दौरान मुर्शद बेहोश हो चुका था। कहाँ है, किधर है? इस तरफ आ जाओ। कहाँ? एक ने टार्च रोशन करते हुए पूछा। ये रहा। इमरान ने टार्च वाले की रिवाल्वर पर झपटा मारते हुए कहा। साथ ही उसकी टांग भी चली गई और दूसरा बाएं सिम की दीवार से जा टकराया। अब रिवाल्वर इमरान के हाथ में था। उसने किसी तामुल के बगैर दीवार से टकराने वाले पर फायर झोंक दिया। एक तवील चीख गली में गूंजी, फिर ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई ज़बा किया हुआ बकरा हरहरा रहा हो। एक फायर के बाद इमरान रुका नहीं, उसने फ़ौरन ही दूसरे पर फायर झोंक मारा। दूसरी गूंजी। इमरान नीचे झुका, टटोल कर उसने एक कब्जे में की, उसे रोशन करके मुर्शद की तरफ देखा। वो चारों खाने चंद गिरा हुआ लंबे लंबे सांस ले रहा था, जबकि उसके पास एक लाश पड़ी थी जिसके सीने से खून उबल रहा था। इमरान ने टार्च का रुख दीवार की तरफ कर दिया। तीसरा दीवार के सहारे नीम दराज था। उसे गर्दन से खून की दहाड़ी निकल रही थी और वो हरहरा रहा था। शायद कुछ देर का मेहमान था। क्या तुमने उसे मार लिया? इमरान को गली के सीधे की तरफ से आने वाले चौथे आदमी की आवाज़ सुनाई दी। इमरान ने शुसत लेकर ट्रैगर दबा दी। गली में तीसरे फायर के साथ तीसरी चीख गूंजी, फिर धम से गिरने की आवाज़। अब वहाँ सन्नाटा था। इमरान चौथे फर्द की तरफ बढ़ा। तलाशी लेने का इरादा था, मगर दूर से सुनाई देने वाली सायरन की आवाज़ उसे चौंका दिया। वो मुड़ा, बड़ी फुर्ती से बेहोश मुर्शद को कंधे पर लाद और गली के सिरे की तरफ दौड़ने लगा। टार्च और रिवाल्वर उसके हाथ में था। अब गली की तरफ वाली मकानों की खिड़कियाँ खोलने लगी और कमरों में जल उठने वाली रोशनी ने इतना उजाला कर दिया कि वह हर चीज़ बाहूबी देख सकता था। गली के सिरे पर पहुँचकर उसने मुर्शद को ट्विटर में डाला और उनकी गाड़ी के नंबर देखने लगा। नंबर जहन नशीन करता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी हवा कर दी। वो उसके मुहालिफ जा रहा था, जिस तरफ से पुलिस की पेट्रोलिंग स्क्वाड गाड़ियों के सायरन सुनाई दे रहे थे। हाँ, वो चौंक पड़ा। नेशनल आर्ट गैलरी के इमारत के सामने एक लंबी स्याह कार आकर रुकी। फिर इसके दरवाजे खुले और 3 आदमी उतरकर फुटपाथ पर आ गए। स्याह कार आगे बढ़ गई। चंद लम्हे बाद वो तीनों इमारत की तरफ बढ़ने लगे। हावर पूरी तरह चौकन्ना हो गया। उसने लेटे लेटे जरा सी गर्दन घुमाकर जिस वाच पर नजर डाली, रोशन हरूफ 2 बजने का ऐलान कर रहे थे। इसका मतलब यह था कि आने वाले किसी अच्छे इरादे से नहीं आए थे। कुछ देर बाद वो तीनों गायब हो गए। गेट उनके हुक्म में बंद हो गया। हावर ने उठना चाहा कि चौंक पड़ा। एक और साया दीवार से चिपका हुआ आगे बढ़ रहा था। हावर अंधेरे में था, इसलिए उसकी हरकत को देख लेना मुश्किल था। अलबत्ता नेशनल आर्ट गैलरी की इमारत की ऊपरी खिड़कियों से आने वाली रोशनी में नया आने वाला एक साए की तरह उसे नजर आ रहा था। और हावर उठकर बैठ गया और गौर से साए को देखने लगा। उसने साए की चाल को जानी पहचानी लग रही थी, जैसे उसे जानता हो। ये कौन हो सकता है? हावर ने सोचा, मुमकिन है जो 3 आदमी अंदर गए हैं उनकी निगरानी एक्स्ट्रो करा रहा हो और ये चौथा फर्द उन्हीं में से हो। इस शोभा के सर उठाते उसने सोचना शुरू कर दिया कि वो कौन हो सकता है, किसकी चाल इससे मिलती हुई है। इस वक्त जहन में सिद्दीकी का नाम लगा। ये चाल सिद्दीकी की हो सकती थी। कुछ सोचकर उसने चारों तरफ देखा, फिर फकीराना गदरी उठाकर एक तरफ डाल दी। अंदर वो चुस्त जैकेट और पतलून पहने हुए था। जेब में रिवाल्वर भी था। उसने इंफ्रारेड कैमरे को उठाकर गले में लटकाया और दाएं बाएं घूमने लगा। सन्नाटा था। कोई जीरो उसे नजर न आया। जिसे वो सिद्दीकी समझ रहा था, वो साया भी अंदर जा चुका था। वो बिल्ली की तरह दबे कदमों आगे बढ़ रहा था। सारे कमरे तारीख थी। वो आगे बढ़ता रहा। इमारत देखी भाली थी, इसलिए आगे बढ़ने में किसी किस्म की दुश्वारी ना थी। वो राहदारी अबूर करके उस हाल के दरवाजे पर पहुंच गया जहां तस्वीरों की नुमाइश की जाती थी। अंदर रोशनी थी और किसी किस्म की आवाज़ें आ रही थी। हावर अपनी जगह ठटक गया। वो चौथा साया जिसे वो सिद्दीकी समझा था, हाल के दरवाजे से चिपका हुआ पर्दे की ओर से अंदर झांक रहा था और ये 100% सिद्दीकी था।
वो दबे कदमों आगे बढ़ने लगा, मगर 2-3 कदम ही उसकी तरफ बढ़ा होगा कि सिद्दीकी बिजली की तरह घूमा और उस पर नजर पड़ते उसका दीवार पर निकल आया। हावर ने जल्दी से होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया, फिर दाहिने हाथ से एक मसूस अंदाज में जंबिश दी। ये सीक्रेट सर्विस वालों का एक खुफिया इशारा था और ऐसे ही मौक़ों पर शिनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सिद्दीकी चंद लम्हे से गौर से देखता रहा, फिर दीवार पर जेब में डालकर अंदर की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो भी उसके करीब पहुंच गया। हावर, सिद्दीकी ने मुड़कर सरगोशी की। हाँ, हावर ने इस बात में सर हिलाया। इस तरफ आ जाओ, सिद्दीकी ने कहा। यहाँ भी एक दरवाज़ा था। सिद्दीकी ने आगे बढ़कर खिड़की में छोटी सी दर्ज पैदा की और आवाज़ें सुनने की कोशिश करने लगा। शीशे चूँकि ट्रांसपेरेंट थे, इसलिए उसे अंदर का वो मंजर आसानी से देख सकते थे। अंदर अमिताभ एक कुर्सी पर बैठा था और 2 रिवाल्वरों की नालियाँ उसकी तरफ उठी हुई थी। ये वही तीनों थे जो चंद मिनट कबल स्याह गाड़ी से उतरे। तीसरा फर्द दोनों हाथ कोल्हों पर रखे बड़ी कीना तो निगाहों से अमिताभ को घूर रहा था, जबकि अमिताभ के चेहरे पर गुस्से और बेबसी की लामतें थी और उसके होंठों से खून बह रहा था। कपड़े भी कई जगह से फटे हुए थे। गालिबन उससे काफ़ी जद्दोजहद की थी। क्या हाल है मिस्टर अमिताभ, ज़िंदगी चाहते हो या मौत? तीसरे फर्द ने कहा। उसका लहजा बेहद सर्द और शफाक था। ये तीनों रूसी थे। तीसरे फर्द ने कहा। उसका लहजा बेहद सर्द और शफाक था। ये तीनों रूसी थे। तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम हम नहीं जानते मिस्टर अमिताभ? नहीं। हैरत है, उसी ने कहा। और हालांकि हम दिन में 2 मरतबा यहाँ आया करते थे। यहाँ तो तस्वीरें देखने बहुत से लोग आते हैं। अमिताभ ने कहा। मैं किस चीज़ को याद रख सकता हूँ। हमें तो खसूसियत से याद रखना था। क्यों तुम? अमिताभ ने सवाल किया। तुम्हें क्या खास बात है जो मैं तुम लोगों को यहाँ आने जाने पर खसूसियत से याद रखता? तुम इतने भोले तो नहीं हो मिस्टर अमिताभ। उसने कहा कि हम लोगों को जानते ही ना हो। यकीन करो, मैंने आज से कबल आप लोगों को नहीं देखा। ब्लैक डेथ का मेंबर और दूसरे एजेंटों से इतना बेहब्र यकीन नहीं आता मिस्टर अमिताभ। ब्लैक डेथ? ये क्या मामला है? वही मामला जिसके तुम एक सरगर्म मेंबर हो। देखो, मेरा ख्याल है तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। अमिताभ ने कहा। अब चुपचाप मुझे खोल दो और वापस चले जाओ। मैं वादा करता हूँ कि पुलिस में रिपोर्ट नहीं करूँगा। क्या ख्याल है ज़रूर? उसने अपने एक साथी से कहा। इसे बताना पड़ेगा मुरेड गावस्कर कौन है? देखा, गावस्कर ने कहा। मेरे साथी का क्या ख्याल है? तुम लोग पछताओगे। अमिताभ गराया। वो बात की बात है। कामरेड गावस्कर, वक्त मत ज़ाया करो, ज़ोरब ने कहा। चलो शुरू हो जाओ। गावस्कर ने अमिताभ से कहा। हम तुमसे सिर्फ एक सवाल करेंगे। अगर तुमने उसका जवाब दे दिया तो यकीन करो तुमको खोलकर छोड़ जाएंगे। मगर क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारा बॉस मोशी चांद कहाँ ठहरा है? मेरा कोई बॉस नहीं। उसका जुमला अधूरा था कि उसका एक भरपूर थप्पड़ पड़ा और उसके गाल पर पड़ा, जबकि एक झटके से अमिताभ की गर्दन घूम गई। जब उसने दोबारा गर्दन घुमाया तो उसके होंठों से खून की बारीक लकीर फूट रही थी। मोशी चांद कहाँ और किस रूप में है? गावस्कर ने फिर अपना सवाल दोहराया। मैं नहीं जानता कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, अमिताभ ने घबरा कर कहा। अगर 2 मिनट में जवाब नहीं दिया मिस्टर अमिताभ तो तुम्हारी एक एक करके 10 उंगलियां काट ली जाएंगी। तुम्हें इसका क्या इख्तियार है? अमिताभ घबराया। उसके लहजे में किसी डर या खौफ का शायबा तक नहीं था और इसमें अब भी दम हम नजर आ रहा था। जब तक रिवॉल्वर हमारे हाथ में, हमें हर किस्म का एहतियार है। मुझे तुम लोगों की मौत पर अफसोस होगा मिस्टर ज़ोरब, फ्रासियाब और गावस्कर। अमिताभ ने अचानक कहा। क्या तुम ये समझते हो कि मैं यहाँ तन्हा हूँ? चलो शुक्र है तुमने तस्लीम तो किया कि तुम ना सिर्फ हमको जानते हो बल्कि ब्लैक डेथ के मेंबर भी हो, सरगर्म मेंबर, ज़ोरब ने कहा। हाँ, हमने अपना इत्मीनान कर लिया था, गावस्कर ने कहा। यहाँ सिर्फ 2 चौकीदार थे और बेहोश पड़े हैं। यहाँ सिर्फ 2 चौकीदार थे जो बेहोश पड़े हैं। इसके अलावा इमारत में और कोई तुम्हारे अलावा नहीं। ये तुमको अभी मालूम हो जाएगा, अमिताभ ने कहा। ये वक्त ज़ाया कर रहा है कामरेड गावस्कर, ज़ोरब ने कहा। मैं समझता हूँ, गावस्कर ने कहा, मगर इसका मकसद पूरा ना होगा। 2 मिनट होने वाले हैं, फिर ये सब कुछ भूल जाएगा। तो मेरी बोटी भी काट डालो तब भी कुछ मालूम ना कर सकोगे। अमिताभ घबराया। 2 मिनट पूरे हो गए हैं, गावस्कर ने कहा। फिर उसने जेब से एक चमकदार हल्का चाकू निकाली और अमिताभ का हाथ पकड़कर उसकी छोटी उंगली को गिरफ्त में ले ली। अब भी वक्त है, गावस्कर बाज आ जाओ, अमिताभ घबरा कर बोला। ज़रूर, गावस्कर ने कहा और चाकू की नोक बड़ी सफाई से अमिताभ की छोटी उंगली की पोर की खाल में दाखिल कर दी और ज़रा सी हरकत दी। अमिताभ के मुँह से सिसकी निकली और उसकी उंगली से खून टपकने लगा। अब भी वक्त है, अमिताभ ज़ुबान खोल दो, उंगली छोड़ दूंगा, गावस्कर ने नर्म लहजे में कहा। अमिताभ की आंखों में इस वक्त भी किसी किस्म के डर या खौफ के तासुरात नहीं, तो वो इसी आखिरी अज़्म से कुर्सी पर बैठा था। अच्छा चलो यही बता दो कि डॉक्टर कदीर की जांच चुरा कर तुम लोगों ने कहाँ रखी है? ज़ोरब ने कहा और अमिताभ चौंक पड़ा। उसकी आंखों में उलझन नजर आ रही थी। क्या वाकई जांच चोरी हो गई है? उसने पूछा। हाँ, और डॉक्टर की लेबॉर्ट्री में एक आदमी की लाश भी मिली है। ज़ोरब ने कहा। जानते हो वो कौन है? कौन है? अमिताभ ने पूछा। इन 2 अमेरिकन एजेंटों में से एक जो जात का सौदा करने यहाँ आए थे। उसको किसने कत्ल किया है? डॉक्टर की लेबॉर्ट्री से हमने तुम्हारी गाड़ी जाती देखी थी, मगर उस अमेरिकन को हमने कत्ल नहीं किया। और मादाम ज्वाला के बारे में क्या ख्याल है? ज़ोरब का लहजा तंजिया था। हाँ, उसे हमने ज़रूर राह से हटाया है, मगर वजह इजाज़ हम नहीं चाहते कि वो किसी और के हाथ लगे। लेकिन ये भी हम चाहते हैं, ज़ोरब ने कहा। अगर ज़िंदगी चाहते हो तो इसको भूल जाओ।
अमिताभ ने कहा, ब्लैक डेथ हर उसको कत्ल कर डालने का आज़म रखती है जो जात को हासिल करना चाहेगा, लेकिन इस वक्त तो तुम हमारे रहमो करम पर हो। गवास्कर ने कहा, कौन जाने किसके रहमो करम पर कौन है। अमिताभ ने कहा, उसके लहजे पर वो तीनों चौंक पड़े। फिर उन्होंने बड़े चौकन्ने अंदाज में चारों तरफ देखा था। अंदाज ऐसा था जैसे वो अमिताभ के जवाब पर बेचैन हो गए हो। गालिबन इस तरह से तुम अपना मोराल बनाना चाहते हो। गवास्कर ने कहा, मेरी उंगली छोड़ दो गवास्कर, अगर ना छोड़ूं तो। गवास्कर ने कहा, क्या तुम ये समझते हो कि हम तुम्हारी भपकी में आ जाएंगे? नाव। अमिताभ ने कहा, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। इस तरह अगर तुम ये समझते हो कि वक्त गुजार फिर कोई इमदाद हासिल कर लोगे, तो ये तुम्हारी भूल है मिस्टर अमिताभ। गवास्कर ने कहा, यहाँ कोई नहीं आएगा। तो फिर ठीक है, अमिताभ ने कहा। फिर ज़ोर से बोला, पकड़ लो इनको। उसका जुमला अदा होते ही दाएं तरफ का दरवाज़ा खुला और कई आदमी अंदर घुस आए। वो लोग भी मुसल्लह थे। ज़ोरोब और उफ़रा सियाब ने उनको देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ से उसका जवाब दिया गया। कई चीखें बुलंद हुई और फिर वो लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों की आड़ लेने में कामयाब हो गए। उनके रिवाल्वरों पर साइलेंसर फिट थे, इसलिए फायरिंग की आवाज़ तो नहीं हो रही थी। अलबत्ता तस्वीरों में लगे हुए शीशों की टूटने की आवाज़ें ज़रूर गूंज रही थी। फिर शायद गवास्कर वाली पार्टी को ख्याल आया था और उन्होंने हाल की ट्यूबलाइटों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। चंद लम्हों बाद वहाँ तारीकी छा गई। तारीकी चाहते अंधेरे में फायरिंग से पैदा होने शोले भी गायब हो गए। फिर सन्नाटा छा गया। अब निकल ही चलो, हावर ने कहा। ठीक है, सदीकी ने ताकीद करते हुए कहा, अब उनमें से एक भी यहाँ नज़र नहीं आएगा। वो दोनों जिस खामोशी से अंदर घुसे थे उसी खामोशी से बाहर निकला है। यहाँ अब भी सन्नाटा तारी था। आज की रात आराम करना कैप्टन फयाज की किस्मत में ही नहीं था। बड़ी जलाहट के आलम में वो इमरान के ट्विटर से उतरा था और इसी जलाहट में वो 1 मील तक पीछोताब खाता और झल्लाता चलता रहा। ना टैक्सी नज़र आती थी, ना कोई और सवारी। जहन पर गुस्से और बेबसी के तासुरात सिप थे। फिर जब टांगे जवाब देने लगी तो होश में आने लगा। एक जगह रुककर उसने चारों तरफ का जायज़ा लिया। आसपास कोई दुकानें बंद थी और न्यून साइन की रोशनी अंधेरे से आग मचोली खेल रही थी। तकरीबन 2 फरलांग के फासले पर उसको एक न्यून साइन के चमकते हरूफ में किसी स्नैक बार का नाम नजर आया। मरता क्या न करता इसी तरफ लुढ़कने लगा। इस वक्त उसकी चाल लुढ़कने के बराबर ही थी। थक्कन ने बुरा हाल कर दिया था। वो पाँव रखता कहीं था और पड़ कहीं रहा था। 2 फरलांग तय कर लेने बाद वो स्नैक बार तक पहुँच गया। फिर उसने जेब से पहले काउंटर से फ़ोन करके अपने महकमे के आदमी को गाड़ी उस जगह तक लाने की हिदायत की। फिर वो एक मेज़ पर जा बैठा। टांगों के साथ दिमाग पर भी शदीद थकन शिकार थी। उसने अपने लिए काफ़ी मंगाई थी। काफ़ी की घूंट भरते हुए वो आज ही के वाक़यात पर सोच रहा था। इमरान का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। उसने दिल ही दिल में अहद किया कि वो इमरान से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा। वो अपने केस खुद हल कर लेगा और मौजूदा केस में भी वो ना तो इमरान से मदद लेगा, ना ही उसे टांग अड़ाने देगा। क्या समझता है अपने आप को? रहमान साहब पहले ही इस बात की इजाज़त दे चुके थे। अब मौका मिला तो वो इमरान को बंद ही कर देगा। इस ख्याल से बड़ी फरहत मिली। काफ़ी ख़त्म की ही थी कि बाहर के दरवाजे के सामने पुलिस जीप आकर रुकी। फयाज मेज़ पर बिल की रकम रखकर उठ गया। उसके बैठते ही जीप हरकत में आ गई। हेडक्वार्टर में रहमान साहब उसके मुंतज़िर थे। उनको इस वक्त देखकर फयाज का सर घूम गया। समझ में नहीं आया कि वो इतनी रात को हेडक्वार्टर में क्यों है और वो उन्हीं के कमरे की तरफ बढ़ गया। तुम्हें इत्तला मिली? रहमान साहब ने उसे बैठने का इशारा करते हुए पूछा। किस बात की जनाब? नेशनल आर्ट गैलरी के हंगामे की? नहीं, वहाँ क्या हुआ? पहले बताओ, कदीर का क्या रहा? उसकी जात चोरी हो गई। कौन सी जात? हमारे रिकॉर्ड में इसकी किसी नई जात के बारे में कुछ नहीं है। उससे कहना है कि वह जात मुकम्मल होने के बाद ही महकमा दिफा को इतला देता रहा है। इस बार में उसका इरादा यही था। फयाज ने डॉक्टर कदीर की लेबॉर्ट्री में पेश आने वाले वाक़यात दोहराते हुए कहा। तो उसकी जात थी जिसे 3 मुसाफिर तैयारी गिराए गए हैं। ये जात के बारे में उसने जो तफसीलात बतलाई हैं उनसे तो यही ज़ाहिर होता है जनाब, फयाज ने कहा। मगर उसे इसकी दूसरी तोजीहा पेश की है। वो क्या? ये इंकशाफ होने पर की तैयारी उसी जात से गिराए गए हैं। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था और उसका कहना यह है कि उसकी जात के फार्मूले को किसी ने पहले से उड़ा लिया था। इससे तज्जिया ही काम लिया है और उससे तहजीबी काम लिया है। इसका ये जवाब काबिल कबूल नहीं। रहमान साहब ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं आपसे मुत्तफिक हूँ जनाब। उसके बयान में कई जगह झोल है। ऐसे लगता है जैसे वो गद्दारी कर रहा हो। जी हाँ। फयाज ने हाँ में हाँ मिलाई। क्या जी हाँ? रहमान साहब उसे घूर कर बोले। कभी अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो। मेरा मतलब ये था कि डॉक्टर कदीर का रवैया मशकूक है। फयाज ने जल्दी से कहा। वजाहत करो। वो नेशनल आर्ट गैलरी में जाता रहा है जहाँ वो अमिताभ नामी मुसव्विर से मुलाकातें करता रहा। फिर उससे ताल्लुकात मादाम ज्वाला से भी थे जो कत्ल कर दी गई। फिर उसकी लिबार्टी से एक अमेरिकन जासूस की लाश मिली और इजाद गायब होने की कहानी सामने आई। कोई भी ज़ीहोश आदमी इतनी अहम को इस तरह लापरवाही से गैर महफूज तरीके पर नहीं छोड़ सकता। फिर जितने लोगों से उसके ताल्लुकात सामने आए वो सब मशकूक है और उनमें से कई एक गैर मुल्की जासूस हैं। ठीक है, अब तुम क्या करने का इरादा रखते हो? मैं सोच रहा हूँ कि तमाम गैर मुल्की जासूसों को पकड़वा लूँ। इससे क्या होगा? और बगैर सबूत तुम उन पर हाथ कैसे डालोगे जबकि वो बाकायदा पासपोर्ट पर हमारी हुकूमत से इजाज़त लेकर आए हैं?
फिर जो आप कहें उनकी निगरानी करा रहे हो, बराबर हो रही है। तो फिर तुम उसको इत्तला मिल जानी चाहिए थी कि नेशनल आर्ट गैलरी में मीताब और गैर मुल्की जासूसों का टकराव हुआ है। किन लोगों से? जिन लोगों को तुमने रूसी जासूसों की निगरानी पर मुकर्रर किया था, उन्हीं में से एक ने इत्तला दी है कि वो मीताब से जा टकराए थे। और कोई तफसील जनाब? तुम्हारे आदमी अंदर दाखिल नहीं हो सके। वहाँ कितने आदमी गए थे? 3। वहाँ उन लोगों में खामोश रिवाल्वरों से फायरिंग हुई थी, फिर पूरी इमारत तारीख हो गई और तीनों रूसी तुम्हारे आदमी की नज़रों से गायब हो गए। क्या मैं वहाँ जाऊँ? ज़रूरत नहीं। ठीक है जनाब। बात आज की समझ में आ गई थी। जाहिर अगर वो भी वहाँ जा पहुँचा तो वो लोग मशकूक हो जाते, समझ जाते कि उनकी निगरानी की जा रही है। डॉक्टर की लेबॉर्ट्री की निगरानी शुरू करा दो। कुछ देर बाद रहमान साहब ने कहा और प्रयास को याद आया कि इमरान ने भी 2 दफ़ा उसे लेबॉर्ट्री की निगरानी कराने के लिए कहा था। बस फिर ये भी याद आ गया कि आज वो नाराज़ क्यों हुआ। उसने लेबॉर्ट्री की निगरानी के लिए कहा था और उसके क्यों क्या पर भुदक गया था और वहीं से उसका मुँह ठहरा हुआ था। शायद इसी जलाहट के आलम में इमरान ने उसे पीछे छुड़ाया था। मैं सुबह ही से निगरानी शुरू करा दूंगा जनाब। ठीक है। नेशनल आर्ट गैलरी और कदीर वाले मामले को अब तुम संभालो। वो बहुत बासर आदमी, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना। मैं समझता हूँ जनाब, बस ठीक है। मैं जा रहा हूँ, कोई बात हो तो खुद कर लेना। बेहतर है, फयाज ने कहा और खड़े होकर सैल्यूट किया और कमरे से निकला है। साथ ही वो सोच रहा था कि रहमान साहब ने आज जिस नाम लहजे में गुफ्तगू की है उसका सबब क्या है। सिर आपकी काल है, दफातर एक सार्जेंट ने फयाज से कहा और वो चौंक पड़ा। फिर वो ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ता चला गया। हेलो 217 जनाब। दूसरी तरफ से कहा गया। कैप्टन फयाज क्या रिपोर्ट है? वो दोनों डॉक्टर कदीर की लेबॉर्ट्री गए थे जनाब याली। दूसरी तरफ से 217 ने कहा अंदर उनका टकराव किसी और से हो गया। काफ़ी तोड़ फोड़ और फायरिंग हुई, फिर उनमें से एक वहाँ से निकल भागा, दूसरे की खबर नहीं। दूसरा कत्ल हो गया है, फयाज ने कहा। बहरहाल अब वो कहाँ है? होटल ही में है और जख्मी है। निगरानी रखो। बेहतर जनाब। अरे ठहरिए जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या बात है? मिलिट्री पुलिस 4 आदमी होटल में दाखिल हो रहे हैं। आओ। फयाज ने बेचैनी से कहा। देखो वो कहाँ जाते हैं? बेहतर जनाब। उस अमेरिकन को मिलिट्री पुलिस ले गई जनाब। साथ ही उसका सारा सामान भी, कमरा भी सील कर दिया गया है। ठीक है, वापस आ जाओ। फयाज ने कहा और हेडफोन उतारकर ऑपरेटर को थमा दिए। मिलिट्री पुलिस की मुदाखलत उसकी समझ से बाहर थी। उसने सोचा कि इसकी इत्तला रहमान साहब को करना चाहिए, वो भी कमरे में ही होंगी। वो उठा ही था कि ऑपरेटर ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया, फिर हेडफोन उतारकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। टिस कैप्टन फयाज से माउथ पीस ने कहा। X-19 जनाब, क्या रिपोर्ट है? वो लोग कहीं जाने के लिए होटल से निकले हैं जनाब और उनके इरादे खतरनाक हैं। वजाहत करो। मैंने उनके कमरे में रिवाल्वर और फालतू राउंड जेबों में भरते देखा है। अंदाज़ा है कि वो कहाँ जाएंगे पता नहीं जनाब। मैं उनकी गुफ्तगू नहीं सुन सका। इस वक्त वो लोग कहाँ हैं और उनके रवैये से ये जाहिर हो रहा है जैसे वो कोई गाड़ी उड़ाना चाहते हैं। इस वक्त वो पाम ग्रो की पार्किंग लाट के पास हैं। ठीक है, निगरानी के साथ होशियारी से ताक़ुब भी करो और वक्फे से रिपोर्ट देती रहो। मैं यहाँ पर हूँ। फयाज ने कहा। फिर जवाब सुनकर उसने हेडफोन उतार कर ऑपरेटर को दिया और कुर्सी से उठ गया। वो रहमान साहब को मतला करना चाहता था। नफीस इंजन वाली मोटरसाइकिल बड़ी खामोशी से तेज़ रफ्तारी से फासला तय कर रही थी। उस पर 2 आदमी सवार थे। जिस सड़क पर वो चल रहे थे वो तारीख थी और दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान नहीं था। सड़क मसरूफ़ भी नहीं थी। चादर नादर ही कोई गाड़ी गुजरती नजर आती, फिर सन्नाटा छा जाता। इस मोटरसाइकिल के सवारों से बेखबर थे कि एक और मोटरसाइकिल उनकी ताक़ब में चली आ रही है। उसके सर पर स्याह रंग का ऐसा कंटूब था कि जिसे ज़रूरत के वक्त माथे से पीछे खींच लेने में वो नकाब में बदल जाता। दोनों मोटरसाइकिलें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। फिर अगली मोटरसाइकिल सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। रफ्तार भी कम होने लगी, मगर इतनी कम भी नहीं थी कि पीछे रह जाते। वो एक दूसरे से कई मरतबा टकराए थे। सारा रास्ता ऊंचा नीचे और घड़ों से भरा हुआ था। सड़क पर ही क्यों ना चलते रहे? उनमें से एक ने कहा। अगर मना चाहते हो तो सड़क से चलते हैं। क्या मतलब? पहले ने पूछा। परान, तुम क्या कहना चाहते हो? ये रही मिस्टर राज की सड़क से जाने पर हम चूहों की तरह पकड़ लिए जाते। प्राण सिंह ने कहा। वहाँ रास्तों की निगरानी यकीनी तौर पर ब्लैक डेथ के आदमी कर रहे होंगे। क्या तुमको यकीन है कि डॉक्टर की लेबॉर्ट्री पर ब्लैक डेथ से कब्जा हो चुका है? हाँ। प्राण सिंह ने कहा। 2 घंटे कबल जब मैं यहाँ से वापस गया हूँ तो ब्लैक डेथ के मेम्बरान रास्ते की नाकाबंदी कर रहे थे। इसका मतलब है? राज ने कहा। क्या वो लोग डॉक्टर पर कब्जा करने के बाद इजाज़त लेकर फ़रार नहीं हो सकते थे? हो सकते थे, मगर इस वक्त जबकि इजाज़त उनको मिल चुकी होती तो क्या वो लोग इजाज़त हासिल नहीं कर पाए? मेरा अंदाज़ा यही है। जब डॉक्टर उनके कब्ज़े में है तो इजाज़त का ना मिलना समझ में नहीं आता। मामला कुछ टेढ़ा सा नज़र आता है। प्राण सिंह ने कहा। डॉक्टर अस्पताल से लेबॉर्ट्री वापस आ गया था। यहाँ से एक अमेरिकन की लाश मिली थी। क्या ये उन दोनों में से एक था जिनकी निगरानी तुम करा रहे थे? हाँ, और दूसरी को मिलिट्री पुलिस ले गई है। मैंने यहाँ से वापसी पर उन लोगों से रिपोर्ट ली थी जिनको उनकी निगरानी पर लगाया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि मिलिट्री सीक्रेट सर्विस इस मामले में सरगर्म हो चुकी है। हम अगर जहाँ से लाश कैप्टन फयाज ले गया था वो यहाँ कहाँ? वो डॉक्टर कदीर के साथ ही अस्पताल से यहाँ आया था। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी जाल में फंसे जा रहे हों? नहीं। उनके सरबराह के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। शायद यहाँ से मुलाकात हो जाए। शायद।
अगर मोशे चांद यहाँ मौजूद है तो वो तनहा ना होगा, मुमकिन है 6-7 आदमी वहाँ हों। देखा जाएगा, प्राण सिंह ने लापरवाही से कहा। शायद हम पहुँच गए हैं। इमारत ज़्यादा बड़ी नहीं थी और उसके गिर्द ऊंची सी चारदीवारी थी। उन्होंने एक तरह से टिकाकर मोटरसाइकिल खड़ी की, फिर आसपास की सिचुएशन जहन नशीन करते हुए आगे बढ़ने लगे। वो एक दूसरे के पीछे थे। प्राण सिंह की रहनुमाई में राज आगे बढ़ रहा था। उनके हाथ में भरे हुए साइलेंसर लगे रिवॉल्वर थे और हर खतरे का मुकाबला करने के लिए वो लोग तैयार और चौकन्ने थे। और उसके बाद वो चारदीवारी तक पहुंच गई। ये तो काफ़ी ऊंची है, राज ने कहा। हाँ, प्राण ने सरगोशियाना लहजे में कहा। फिर अब क्या करें? अंदर तो दाखिल होना है, प्राण ने कहा। तुम्हारे पास टॉर्च है? हाँ, राज ने जेब से टॉर्च निकाल कर रोशन करते हुए कहा और दीवार पर उसकी रोशनी डालने लगा। वे यकीन का जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। चारदीवारी नहीं बनी हुई थी, इसलिए उन्हें कोई रहना नहीं मिल सका जिसके ज़रिए वो ऊपर चढ़ सकते। अब आगे बढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं है, तो आओ, देर क्यों करते हो? वो दोनों इमारत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। एक जगह दीवार एकदम नीचे हो गई। ऐसा लगता था जैसे चुनाई करते करते रोक दी गई हो। बस यही ठीक है, प्राण सिंह ने कहा और रिवाल्वर जेब में डाल लिया। मेरे कंधे पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाओ, राज ने झुकते हुए कहा और प्राण सिंह एक पैर रखकर झुकाओ लेकर ऊपर की तरफ उछल गया। उसके हाथ चारदीवारी के मंडेर से टकराए और वो वहीं जमकर रह गए। प्राण सिंह ने जिस्म को तोला और हाथों के बल उठकर ऊपर पहुंच गया। मंदिर पर जमकर बैठने के बाद उसने दोनों हाथ नीचे झुका दिए। चंद लम्हे बाद वो दोनों अंदर लाइन में थे। रिवाल्वर फिर उनके हाथों में निकल आए और वो बड़ी एहतियात से इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। ये इमारत का भी हिस्सा था जिस तक वो लान अमूर करके पहुंचे थे। यहाँ मुख्तसर सी जगह में फूलों की क्यारियाँ थी। कोई खिड़की आजमाई जाए, राज ने सरगोशी की। कोई हर्ज नहीं, दूसरी सूरत में पाइप इस्तेमाल करना पड़ेगा। राज ने खिड़की पर हाथ लगाया। अंदर से वो बंद नहीं थी। एक पट का हाथ का दबाव पड़ते ही अंदर दब गया। वो दोनों की करके अंदर दाखिल हो गई। फिर खिड़की बंद करके वो मुड़े और राज ने पिन टार्च रोशन कर ली। ये हवाबगाह थी। बाई दीवार की सिमत के सहारे एक डबल बेड पड़ा था और दाएं तरफ आड़ी दरवाज़ा नजर आ रहा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़े। राज ने झरी करके दूसरी तरफ झांका। ये छोटी सी राहदारी थी और इस वक्त यहाँ कोई न था। पूरी राहदारी रोशन थी। उसके इस तरह बने हुए कमरों में से एक दो रोशन थे। अलबत्ता राहदारी कमरे के सिरे पर तेज़ रोशनी थी और एक बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ नजर आ रहा था। ये तो लेबॉर्ट्री है, राज ने सरगोशी की। खामोश रहो, प्राण सिंह ने कहा और अंदर झांकने लगा। कमरे में सिर्फ एक डॉक्टर कदीर ही कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आ रहा था। उसके अलावा बाहिर कमरा खाली था। प्राण सिंह कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने राज को इशारा किया और दोनों ही अचानक बड़ी तेज़ी से अंदर दाखिल हो गए। साथ ही प्राण सिंह के मुंह से निकला था, अपनी जगह से हिलना मत, वरना भेजे में सुराख हो जाएगा। कौन हो तुम? डॉक्टर कदीर ने चौंक कर उनकी तरफ मुड़ते हुए पूछा। जो कहा जा रहा है वही करो, प्राण सिंह ने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारी मौत ही तुमको यहाँ खींच लाई है। डॉक्टर कदीर ने रिवॉल्विंग चेयर पर से उठते हुए कहा और उसी लम्हे प्राण सिंह की उंगली का दबाव ट्रिगर पर बढ़ गया। ठुसकी आवाज़ और गोली डॉक्टर के बालों को छूती हुई भी दीवार में धंस गई। अब अगर कोई हरकत की तो गोली खोपड़ी में सुराख कर देगी, प्राण सिंह ने सर्द लहजे में कहा। ठीक है, उसी लम्हे दोनों की पुश पर लाते पड़ी और वो अंधे मुंह फर्श पर जा गिरे। राज का सर फर्श से टकराया था, जबकि प्राण सिंह ने गिरते गिरते कलाबाजी खाई और सर्कस के बाजीगर की तरह बड़ी तेज़ी से ना सिर्फ उठ खड़ा हुआ था, बल्कि अब डॉक्टर कदीर की गिरफ्त में मचल रहा था। अब गोली इस तरह चलाओ प्यारे कि वो डॉक्टर का सीना तोड़कर मेरे सीने में घुस जाए। प्राण सिंह ने सामने खड़े हुए तीनों स्टेनगन बरदार को देखते हुए कहा और वो तीनों मचल कर रह गए। उसी लम्हे फ़ायदा उठाते हुए राज उठ खड़ा हुआ और उसने फुर्ती से अपना और प्राण का रिवॉल्वर भी उठा लिया। प्राण सिंह आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर को ग्रुप में लिए हुए था, पीछे हट रहा था। एक बैग उसके सर पर जड़ पड़ी और वो चीख पड़ा। जहन पर तारीख साए जलगार कर बैठे थे। वो किसी मदहोश शराबी की तरह लड़खड़ाया और ढेर हो गया। राज ने रिवॉल्वर गिराकर हाथ उठा दिए थे। वो बड़ी कीनातोज़ निगाहों से उस आदमी को देख रहा था जिसकी स्टेन गन का कुंदा प्राण सिंह के सर पर पड़ा था। वो भी बड़ी खामोशी से उसके उकब से आया था। जिस वक्त राज और प्राण सिंह इमारत में दाखिल हुए थे, ब्लैक ज़ीरो उनके करीबी फूलों की क्यारी के पास घास पर लेटा था। उनके अंदर दाखिल होने के बाद ही वो उसी जगह लेटा रहा, सोच रहा था कि अंदर जाना सूतमंद है या नहीं। न जाने अंदर क्या सूरत हाल पेश आई। वो चंदन में सोचता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। उसने अंदर जाने का फैसला कर लिया था, मगर वो इस खिड़की से अंदर नहीं गया था जिसे वो दोनों गए थे। वो आगे बढ़ता चला गया। अगले दरवाजे से आगे बढ़कर उसने खिड़की को आजमाया। वो बंद थी। फिर दूसरी तीसरी, मगर इस तरफ कोई खिड़की खुली हुई ना थी। ब्लैक ज़ीरो चंदन में सोचता रहा, फिर मुड़ा ही था कि अपनी जगह साकत खड़ा रह गया। चुपचाप खड़े रहो। एक सर्द आवाज़ उसकी स्मार्ट से टकराई, फिर एक ठंडी ठंडी शया उसी गद्दी से आ लगी। बुरे फंसे प्यारे, ब्लैक ज़ीरो ने सोचा। रिवॉल्वर के नाल उसकी गद्दी पर चिपकी हुई थी। आगे बढ़ो और सामने की तरफ चलते चलो, उसी सर्द आवाज़ ने कहा। ब्लैक ज़ीरो के पास तामील के सिवा चारा भी क्या था। वो आगे बढ़ने लगा, मगर हर लम्हे वो रिवॉल्वर बरदार पर झपटने के लिए तैयार था, मगर रिवॉल्वर बरदार हद दर्जे चौकन्ना था। उसने ब्लैक ज़ीरो को ये मौका नहीं दिया कि वो उसकी रिवॉल्वर पर झपट सकता।
ब्लैक ज़ीरो सोच रहा था कि अगर वो एक बार उनकी गिरफ्त में फंस गया तो उसका बचकर निकलना नामुमकिन होगा। वो ब्लैक डेथ के मेंबरों की सफाकी से पूरी तरह आगाह था और इमरान ने यही अच्छा फ़ोन पर हिदायत देते हुए जाहिर किया था कि लिबर्टी के ब्लैक डेथ के मेंबर मौजूद हो सकते हैं। वो लोग हर हाल में ना सिर्फ इजाज़त पर कब्जा जमाना चाहते हैं बल्कि दूसरों को इससे दूर भी रखने की ख्वाहिशमंद है। फिर उसे जहन में कहा कैसे वो रिवाल्वर बरदार पर काबू पाए, कैसे वो जूं जूं इमारत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ रहा था उसके जिस्म में तनाव सा आता जा रहा था। एक बैग उसके जहन में बचाव की तरकीब आ गई। चंद ही कदम मजीद आगे बढ़ा था कि ठोकर लगे और वो लड़खड़ा गया। रिवाल्वर बरदार ने इस्तरारी तौर पर उसे पकड़कर सहारा देने की कोशिश की थी। बस इतना ही काफ़ी था। ब्लैक ज़ीरो ने पूरी हथेली पूरी कुव्वत से दीवार बरदार की उस हाथ की कलाई पर पड़ी जिसमें उसने रिवाल्वर दबा रखा था। एक तरह उसके मुंह से निकली रिवाल्वर कहीं जा गिरा। ब्लैक ज़ीरो का दूसरा हाथ गुस्सने की शक्ल में उसके चेहरे पर पड़ा और वो उलट गया। रही सही कसर उस ठोकर ने पूरी कर दी जो पूरी कुव्वत से उसकी कनपट्टी पर लगी थी। अब वो चुस्त बेहिस पड़ा था। ब्लैक ज़ीरो ने उसका रिवाल्वर उठाकर जेब में डाला। उसे खींचता हुआ गहरी तारीकी में ले गया। चंद लम्हे बाद वो फिर इमारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। दफातन जेब में पड़े हुए ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ और वो बुदक कर एक तरफ हट गया। फिर बड़ी तेज़ी से उस तरफ बढ़ा जहाँ बेहोश हमलावर को छोड़ा था। हेलो ब्लैक ज़ीरो, हेलो। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ आ रही थी। यस सर, क्या रिपोर्ट है? वो दोनों हमारे में जा चुके हैं जनाब। कुछ अंदाज़ा है कि वहाँ कितने आदमी हो सकते हैं? जी नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि वो पूरी तरह चौकन्ने और मसल्ले हैं। इमारत के अंदर कौन कौन है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर अब तक इमारत के अंदर दाखिल क्यों नहीं हुए? अभी तक दाखिल नहीं हो सका जनाब, मौका नहीं मिला। तो फिर अब तक झक क्यों मारे हो? इमरान की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। अंदर दाखिल होकर बताऊंगा कि डॉक्टर कदीर वहाँ मौजूद है या नहीं। बेहतर है और होशियार रहना। दूसरे साथी पहुँच रहे हैं। छापा मारना है? हाँ। मुमकिन है इसी मरहले पर केस निपट जाए और दूसरे अफराद वो सभी निगरानी में है। इमरान ने कहा मुझे एक खास आदमी की तलाश है, वो मिल गया तो समझ लो केस खत्म हो गया। वो कौन है जनाब? बस देखते रहो। इमरान की आवाज़ आई। सिग्नल कॉल होगी। आप कितनी देर में पहुंच रहे हैं? आधे घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, मैं जल्दी ही रिपोर्ट दूंगा जनाब। ब्लैक ज़ीरो का जुमला पूरा होते ही दूसरी तरफ से रास्ता मुनक़ता हो गया। ब्लैक ज़ीरो ने ट्रांसमीटर जेब में रखा और तारीख हिस्से से निकल कर आया। अब वो वापस उस तरफ बढ़ रहा था जहाँ उसने भी हिस्से में दरवाज़ा देखा था। दरवाज़ा अंदर से बंद था मगर कफल इस किस्म का था कि वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से खोला जा सकता था। ब्लैक ज़ीरो ने जेब से एक मास्टर की निकाली, उसे हज़मी कफल में लगाने लगा। चंद लम्हे की जद्दोजहद के बाद वो दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। उसने चाबी जेब में डाली और रिवाल्वर निकाल कर हाथ में पकड़ा और दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगा। दरवाज़ा खुल गया और लेकिन दोनों तरफ तारीकी थी। मासवाए एक दो के सिर्फ बाएं तरफ वाली राहदारी के आखिर में कहानी दरवाज़ा नजर आ रहा था जो खुला हुआ था। ब्लैक ज़ीरो चंद लम्हे आखिर सुनने की कोशिश करता रहा। फिर सन्नाटा पाकर दबे कदमों खुले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने चौकन्ने अंदाज में मुड़कर राहदारी की तरफ देखा और लाइन क्लियर पाकर वो खुले दरवाजे से अंदर झांकने लगा। कमरे में डॉक्टर कदीर टहल रहा था। उसके अलावा 3 आदमी एक तरफ चुपचाप खड़े थे। वो तीनों भी मुसल्ले थे। उनके हाथों में स्टैंड गन थी जबकि एक आदमी हाथ उठा के खड़ा था और एक मुसल्ले शख्स फर्श पर गिरे हुए आदमी को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। दफातर डॉक्टर कदीर टहलते टहलते रुका, मुसल्ले अफराद की तरफ रुख करके बोला, मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि ये दोनों तुम लोगों की नज़रों से बचकर इस इमारत में कैसे घुस आए? हम यूँ ठहरे थे बॉस। उन मुसल्ले अफराद में से एक ने जवाब दिया। जानते हो इसका क्या मतलब है? नहीं बॉस। तुम्हारे घेरे में कोई शिगाफ है बॉस। निगरानी बहुत सख्ती से हो रही है, इसके बावजूद ये यहाँ तक पहुँचाए। डॉक्टर कदीर ने तंजिया लहजे में कहा, इस पर हमें भी हैरत है बॉस। हैरत ही किए जाओगे या कुछ और भी करोगे? हाँ, उगले हिस्से का खासतौर पर ख्याल रखो। जी बेहतर उन दोनों को तहखाने में पहुंचा दो। यस बॉस, उसने कहा और उनमें से 2 बेहोश को उठाकर कमरे से बाहर निकल आए। ब्लैक ज़ीरो से कबल ही एक तारीख कमरे में घुस चुका था। जब वो उस कमरे से आगे बढ़ाए तो उसे दरवाजे में झड़ी बनाकर देखा। वो उसी तरफ गए थे जिस तरफ से वो जहाँ घुसा था। उनकी नज़र से ओझल होते वो पंजों के बल तेज़ से चलता मोड़ तक पहुँच गया। वह कमरे में दाखिल हो रहे थे। ब्लैक ज़ीरो दरवाजे में रुक गया। शीशों में से वो उनको अच्छी तरह से देख सकता था। उनमें से एक ने अलमारी खोली और अंदर दाखिल हो गया। वो सब एक एक करके अलमारी में घुस गए। दरवाज़ा बंद हो गया। बड़ी तेज़ी से ब्लैक ज़ीरो अंदर दाखिल हुआ था। चंद लम्हे तोक़ुफ़ करके उसने अलमारी खोली। अंदर जीने बने हुए थे और आखिरी जीनों पर रोशनी का इन्निकास। उसने दरवाज़ा बंद किया और कमरे का जायज़ा लेने लगा। कमरा बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। वहाँ काफ़ी कीमती सामान था। वो आगे बढ़ा और एक मेज़ की दराज खोलकर अंदर रखी चीज़ों का जायज़ा लेने लगा। 10 मिनट की तलाशी के बाद उसे वहाँ कोई काबिल गिफ्ट चीज़ ना मिल सकी। फिर वो जीनों वाली अलमारी की तरफ मुड़ा ही था कि हल्का सा खटका हुआ और वो बड़ी फुर्ती से एक सोफ़े के ऊपर में रेंग गया। एक लम्हे की भी देर हो जाती तो उसका देख लिया जाना लाजमी था। उसके सोफ़े के पीछे छुपने के दौरान ही अलमारी का दरवाज़ा खुलकर 4 मुसल्ले अफराद बाहर निकल आए। वो किसी तरफ देखे बगैर ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। ब्लैक ज़ीरो चंद लम्हे तक इंतज़ार किया। फिर अलमारी की तरफ बड़ा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया। नीचे नजर आने में रोशनी की अक्स की मदद से आहिस्ता आहिस्ता जीने तय करने लगा।
10-11 जीनें तय करके वो नीचे पहुंच गया। ये एक बड़ा सा हाल था और चारों तरफ छोटी छोटी कोठरियाँ सी बनी हुई थी जिनमें लगे हुए फौलादी सुलाहों वाले दरवाजे बंद थे। वो जैसे ही आगे बढ़ा बाएं तरफ की कोठरी में वो दोनों नजर आ गए जिनके ताकों में वो जहाँ तक पहुंचा था। प्राण सिंह अब तक बेहोश था जबकि राज खामोशी से दरवाजे की सिलाहें पकड़ा खड़ा उसको घूर रहा था। तो तुम कौन हो? ब्लेज़िनो ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने के लिए कहा और आगे बढ़कर दूसरी कोठी में झांकने लगा। यहाँ भी एक आदमी मौजूद था और यह आदमी, ब्लेज़िनो की आंखों में चमक आ गई थी। ये सफदर था, सफदर जिसे नटालिया की निगरानी पर लगाया गया था। सफदर, सफदर, उसने भराए हुए लहजे में पुकारा। कौन? सफदर हड़बड़ाकर उठ बैठा। फिर ब्लेज़िनो पर नज़र पड़ते ही वो चलकर उठ खड़ा हुआ और सलाहों की तरफ झिपटा। आप बॉस, मुझे उम्मीद थी आप ज़रूर आएंगे। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? नटालिया के ताक़ुब में। उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? उन लोगों ने मुझसे हर चीज़ छीन ली। सफदर ने कतराई मसलते हुए कहा। तुम जिस पर फास्ट ट्रांसमीटर बंधा हुआ था। हाँ, ब्लेज़िनो ने कहा। दरवाजे में लगे कफल का जायज़ा लेने लगा। फिर साइलेंसर लगे रिवाल्वर की नाल से उस पर रखकर ट्रैगर दबा दिया। ठुस की आवाज़ के साथ ही हल्का सा शोर हुआ, उभरा और लाख टूटकर फर्श पर गिर पड़ा। ब्लेज़िनो ने कुंडी खोल दी और सफदर बाहर आ गया। क्या तुम फिट हो? जी हाँ, मैं हर तरह से सही हूँ। आओ देखिए यहाँ क्या क्या है। यहाँ अब सिर्फ एक आदमी और सर, सफदर ने आगे कहा और आगे बढ़कर पांचों कोठरी के सामने रुक गया। अंदर मौजूद फर्द पर नज़र पड़ते ही ब्लेज़िनो उछल पड़ा। जो कुछ वो देख रहा था वो उसके वहमों गुमान में भी ना था। उसे हलक से राहत निकली। अब वो बेचैन हो गया, चाहता था कि जल्द से जल्द इमरान से रब्ता कायम करके उसे रिपोर्ट दे दे ताकि वो असल हालात से आगाह हो सके। वो पलट पड़ा। जीनों के पास पहुँचकर उसने सफदर को रुकने का इशारा किया और खुद ऊपर चढ़ता चला गया। जीनों पर रुककर उसने ट्रांसमीटर निकाल कर ऑन किया और इमरान को कॉल करने लगा। सफदर को उसने इसलिए नीचे रोक दिया था कि वो उसकी और इमरान की गुफ्तगू ना सुन सके, क्योंकि इस तरह एक्सट्रू का रात भी फाश हो सकता था। इमरान ये कभी ना चाहता था कि उसकी मेहनत इस तरह मट्टी में मिल जाए। मुतअद्दिद मरतबा कॉल करने के बाद इमरान से रब्ता कायम हो सका था। हाँ, क्या बात है काले सिफर? दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ आई। मैं डॉक्टर की लिबार्टी की तहखाने से बोल रहा हूँ, ब्लेज़िनो ने कहा और फिर वो तमाम तफसीलात दोहराता चला गया। ठीक है, इमरान ने तफसीलात सुनकर कहा। फिर चंद हिदायतें दी और राब्ता मुनक़ता हो गया। इमरान की कार तेज़ी से फासला निकल रही थी। पिछली सीटों पर तनवीर, हावर और सदीकी बैठे थे जबकि जूलिया इमरान की अगली सीट पर थी। हम कहाँ जा रहे हैं इमरान? जूलिया ने पूछा। जहन्नुम में। वहाँ तुम ही जाओगे, तनवीर गराया था। इस वक्त तो साथ तुम ही जा रहे हो। क्या मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूँ? तनवीर फिर गराया। अगर मौत को गले लगाना है तो ज़रूर ऐसा करो, इमरान की बजाय जूलिया ने जवाब दिया और तनवीर दांत पीसते हुए बोला। तुम उसकी गिरफ्तारी कर रही हो जूलिया? नहीं, बल्कि तुमको समझा रही हूँ कि स्टीयरिंग इमरान के हाथों में है। जूलिया बुरा सा मुंह बनाकर बोली और तनवीर खोल कर रह गया। समझ लूँगा तुमसे। रोशनी में समझना प्यारे, अंधेरे से मुझे होल आता है। इमरान ने आँख लगाई और सदीकी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये सारी शोही निकाल दूंगा इमरान, तनवीर ने गुस्सैली लहजे में कहा। अब तक मैं एक्सट्रू की वजह से खामोश था, तो अब उसकी वजह से बोलने लगोगे? शट अप। तनवीर का गुस्सा अरूज पर था। इमरान ने कहा आहिस्ता, वरना गले में हराश पड़ जाएगी। तो तुम बाज नहीं आओगे? जूली डार्लिंग, बाज किसी परिंदे को कहते हैं ना? इमरान ने तनवीर का मुज़हिका उड़ाते हुए कहा और तनवीर ने उछलकर इमरान की गद्दी पकड़ ली और इसी लम्हे इमरान ने स्टीयरिंग को ज़रा सा घुमा दी। गाड़ी एकदम ही लहराई। तनवीर ने सहम कर इमरान की गर्दन छोड़ दी, सीट पर गिरकर हाँफने लगा। आराम से बैठो यार, सिद्दीकी ने कहा। जब जानते हो कि तुम्हारी इमरान साहब की नहीं बनती तो बात ही क्यों करते हो? मैंने कब की है बात? वो अच्छा बस। सिद्दीकी ने उसका जुमला काट दिया। इमरान का मुखातिब किया। ये बात तो हम भी जानना चाहते हैं इमरान की कहाँ जा रहे हैं? जंगल में मंगल मनाने। इमरान ने आंख लगाई। फिर वही बात। जूलिया ने कहा इमरान कभी संजीदा भी हो जाया करो। तुम्हें यकीन नहीं आया? इमरान ने कहा। किस बात का? यही जंगल में मंगल वाली बात का। अभी इतनी फुर्सत हम में से किसी को भी नहीं, यकीन करो। इमरान लापरवाही से बोला। तुम्हारी चूहे एक्सट्रू ने कहा था कि तुम लोगों को लेकर जंगल में आ जाओ। वहाँ जंगल एक संगी अमारत सदियों से सीना उठाए अपने फतह करने वाले का इंतज़ार कर रही है। ओह, जूलिया चूंकी। तो क्या हम डॉक्टर कदीर की लेबॉर्ट्री चल रहे हैं? बहुत देर में समझी हो, गोया ये आखिरी मौका है इस केस का। जूलिया बड़बड़ाई। क्या मतलब? तनवीर ने पूछा। वो किसी हद तक अपने गुस्से पर काबू पा चुका था। मतलब ये कि शायद डॉक्टर कदीर की लेबॉर्ट्री में आखिरी मौका होगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? तनवीर ने फिर पूछा। ऐसे कि जिन अमरीकियों की तुम निगरानी कर रहे हैं तो उनमें से एक डॉक्टर कदीर की लेबॉर्ट्री में मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में मिलिट्री अस्पताल में है। जिन दूसरों की निगरानी सदीकी कर रहा था वो और उनके साथियों को भी मिलिट्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ओह, सदीकी चौंका था। तुमको ये सब कैसे मालूम हुआ? अहमकात एक्सट्रू के थे जो मैंने मिलिट्री पुलिस के चीफ को पहुंचाए थे। तब तो यकीनी बात है कि हम लोग आखिरी मार्कर के लिए वहाँ जा रहे हैं। बकिया साथी कहाँ हैं? तनवीर ने पूछा। वो भी वहीं होंगे, जूलिया ने कहा। अब अहकामात भी सुन लो, इमरान ने कहा। कैसे अहकामात? तनवीर कराया।
एक्सटू की हिदायत है कि जहाँ मैं तुम्हें उतारूँ वहाँ से बड़ी होशियारी से डॉक्टर की लेबॉर्ट्री की तरफ बढ़ना है। ख्याल है कि डॉक्टर के आदमी के आसपास मौजूद होंगे लोग और वो मुज़ाहमत करेंगे। डॉक्टर कदीर के आदमी? जूलिया ने दोहराया। तो क्या डॉक्टर कदीर ही असल मुजरिम है? ये तुम्हारा चूहा एक्सटू ही जान सकता है। इमरान ने कहा। मुझसे जो कहा गया वो कर रहा हूँ, मगर हमें ऐसा हुक्म नहीं मिला। तनवीर फिर घर आया। फिर तो मेरे साथ क्यों हो? इमरान ने कहा। लहजा तंजिया था। एक्सटू का हुक्म सिर्फ इतना ही था कि तुम्हारे साथ किसी मजबूत जगह तक जाना है। तो फिर बात बढ़ाने से फ़ायदा। सिद्दीकी ने कहा। हाँ। तनवीर ने हकारत भरे अंदाज में हनकारा भरा। इमरान साहब आप बताइए हमें करना क्या है? बहुत होशियारी से डॉक्टर कदीर की लिबार्टी को घेरे में लेना है, इमरान ने कहा। और जो भी वहाँ नजर आए या मुज़ाहमत करे उसे हत्तल इम्कान खामोशी से काबू कर लेना है ताकि इमारत के अंदर वाले चौकन्ने ना हो सके। वहाँ डॉक्टर कदीर होगा। इसलिए की इतला ये है कि डॉक्टर कदीर वहाँ मौजूद और कई और कैदी भी वहाँ पर मिलेंगे। इमरान ने गाड़ी घने जंगल के नीचे रोकते हुए कहा। जूली ने तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर सामने देखा, मगर उसे कुछ नज़र ना आ सका। अलबत्ता दाएं से उसे दूर एक इमारत का हैवला नजर आया जिसकी एक आध खिड़की रोशन थी और वही रोशनी देखने वालों को इस तरफ मुतवज्जा करती थी। इमरान, जूलिया ने कहा। क्या वो गैर मुल्की जासूस भी यहाँ होंगे जिनकी हम लोग कई दिन से निगरानी कर रहे हैं? शायद हो। ये भी तो देखो कि होशियार रहने की तलकीन एक्सटू ने यूं ही तो नहीं की होगी। बस अब उतर चलो, इमरान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा कि तुम लोग होशियारी से अलग अलग आगे बढ़ोगे और ट्रांसमीटर पर रब्ता रखोगे, ठीक है? इमरान लेबॉर्ट्री की तरफ जाने की बजाय ज़रा कटकर आगे बढ़ रहा था। इससे उम्मीद थी कि दुश्मन आसपास ज़रूर होगा, और फिर उसका ख्याल सही निकला। वो कि वो कटकर चला था, मगर एक दरख्त की आड़ से निकलते कोई उस पर आ रहा। हमला आवर से दरख्त से उस पर छलांग लगाई थी। दोनों ऊपर तले ढेर हो गए। इमरान हाली हाथ था, रिवॉल्वर जेब में था, और स्टेन गन उसने पकड़ी ही ना थी। इमरान ने गिल्टी उल्टी कर आवाज़ खाई और उठ खड़ा हुआ। फिर जैसे हमलावर उठा उसकी टांग चली, उसके साथ ही घूंसा पड़ा। टांग उसके पेट पर लगी और घूंसा उसके जबड़े पर। वो आगे झुकते झुकते पीछे लुढ़क गया। इमरान ने उस पर छलांग लगा दी। वो हमलावर को रगेदने लगा, इस डर से कि कहीं आवाज़ सुनकर वो दूसरे ना आ जाए। और फिर उसने उसकी कनपट्टी पर एक दो जोचे तले हाथ मारे और वो साकत हो गया। बड़ी फुर्ती से इमरान ने उसकी टाई खोलकर उसके हाथ और पैरों को कमर की तरफ ले जाकर बांधा और आगे बढ़ने लगा। इमरान लेबॉर्ट्री के उगबे दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गया। फिर ब्लैक जीरो के बताए हुए तरीके पर अमल करते हुए उस कमरे तक जा पहुंचा जिसमें से लेबॉर्ट्री वाले हाल में देखा जा सकता था। दरवाजे पर रुकना उसने मुनासिब ना समझा। कमरे के अंदर उस वक्त 10 आदमी थे। उनमें से कई को वो पहचानता था। डॉक्टर कदीर, नतालिया, अमिताभ, मुसव्वर और 2 ब्रिटिश एजेंट जिनकी वो निगरानी करा रहा था। उनके अलावा 6 अफराद और थे। इन 6 में से कोई भी गैर मुसल्लह नहीं था। अमिताभ जमीद और एक कुर्सी पर नींदराज विस्की पी रहा था, जबकि दोनों ब्रिटिश एजेंट एक तरफ हाथ उठाए खड़े थे और 6 स्टेन गन्ने उसकी तरफ उठी हुई थी। आज मेरी फतह का दिन है, डॉक्टर कदीर कह रहा था। मेरे मुखालिफ मेरे कब्जे में और इजाज़त हासिल करने वाले आज मौत का मज़ा चख लेंगे। डॉक्टर कदीर, ब्रिटिश एजेंटों में से एक ने जुबान खोली। जो तुम खुद ही अपनी हुकूमत को डबल क्रॉस कर रहे थे तो फिर हम लोगों से बातचीत करने की क्या ज़रूरत थी? तुम बराह रास्त दूसरी हुकूमत, तुम अभी बच्चे हो मेरे दोस्त, डॉक्टर कदीर ने कहा। ये बात आज तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि मैं कौन हूँ और ये सब क्या है। तुम डॉक्टर कदीर, क्या तुम असल डॉक्टर नहीं हो? ब्रिटिश एजेंटों में से एक ने पूछा, लहजे में हैरत थी। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, मगर वो डॉक्टर नहीं जो तुम समझ रहे हो। फिर तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसकी तरफ तुम्हारी सोच। डॉक्टर की बात अधूरी रह गई। पेदर पे कई फायरों की आवाज़ें गूंजी थी और वो चौंक पड़े। डॉक्टर कदीर के चेहरे पर तफक्कुर के तासुरात उभरे थे। फायर फिर हुए और डॉक्टर कदीर धाड़ा, देखो ये कौन कुत्ते हैं, जाओ। उसने हाथ हिलाकर कहा और उनमें से 6 से 5 बाहर भागते चले गए। छठा अलबत्ता अब पहले से ज़्यादा मुस्तैद नजर आ रहा था। अमिताभ, कहीं तुम किसी कुत्ते को पीछे तो नहीं लगा लाए? डॉक्टर कदीर मुसर्रफ अमिताभ की तरफ मोड़ते हुए घराया, नहीं बॉस, मैं बता चुका हूँ कि हर तरह इत्मीनान करने के बाद ही मैंने इस तरफ का रुख किया था। फिर ये लोग कौन हो सकते हैं? डॉक्टर बड़बड़ाया। और बाहर वालों ने इतला क्यों ना दी? कहाँ मर गए हैं ये सब के सब? बॉस, ये एक से ज़्यादा आदमी मालूम होते हैं, अमिताभ ने कहा। हाँ, फायरों की आवाज़ तो यही बता रही है। फिर हम लोग निकलना चले? सरदस्त से बहुत मुश्किल है, डॉक्टर कदीर ने कहा। ये 1 मिनट का काम है बॉस, अमिताभ ने कहा। इतनी देर से हमारे आदमी उन लोगों को रोक सकते हैं? पहले मालूम करो कि वो कौन लोग हैं। डॉक्टर ने कहा। फायरिंग का जोर बढ़ गया था। ऐसा लगता था कि मुतअद्दिद स्टेन गन्ने एक साथ गरज रही हूँ। रह रहकर चीखें भी गूंज रही थी। फिर अचानक वहाँ सन्नाटा छा गया। इमरान खामोशी से खड़ा उन लोगों का जायजा लेता रहा। दफातन बाहर से कदमों की आहटें उभरी। आने वाले कई थे। फिर ऐसा लगा जैसे मुख्तलिफ इतराफ़ में लोग दौड़ रहे हैं। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। ट्रांसमीटर के स्पीकर से जूलिया की आवाज़ आ रही थी। हेलो सर, हमने उन लोगों पर काबू पा लिया और लेबॉर्ट्री को घेर रहे हैं। हेलो सर, हमने उन लोगों शायद वो ये जुमला बार बार दोहरा रही थी। इमरान ने माउथ पीस के करीब मुँह ले जाते हुए कहा, ठीक है, लेबॉर्ट्री वाले कमरे के गिर्द फैल जाओ, कोई बाहर ना निकलने पाए। यस सर।
जूलिया की आवाज़ आई। इमरान ने रातों मुनक़ता कर दी, फिर उसने रिवॉल्वर निकाला और जिस खिड़की से झांक रहा था उसमें ज़रा सी दर्द और पैदा की। फिर शिकस्त ली और ट्राइगर दबा दी। लेबॉर्ट्री वाले हाल में एक चीख गूंजी और अभी डॉक्टर और मेहताब चौंके ही थे कि इमरान खिड़की खोलकर कमरे में घुस गया। खबरदार हरकत की तो गोली अंदर और दम बाहर होगा। वो अंदर दाखिल होते ही कराया, तुम कौन हो? अरे तुम मुझे नहीं पहचानते डॉक्टर? इमरान चहका। अरे तुम रहमान के लड़के इमरान हो? बड़ी जल्दी पहचान लिया डॉक्टर। मगर ये सब क्या है इमरान? डॉक्टर कदीर जलाकर बोला। वही जो होना चाहिए था। क्या तुम ये समझते हो कि मैं श्याम मौत के सरबराह को पहचान नहीं सकूंगा? इमरान सर्द लहजे में बोला और इमरान चौंक पड़ा। तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, आज रात जिस वक्त मैं तुमसे गुफ्तगू कर रहा था तो वो पेपर वेट जो तुमने मुट्ठी में बेच रखा था मैं पार करके ले गया था। उस पर से फिंगरप्रिंट्स हासिल करके जब मैंने डॉक्टर कदीर के प्रिंट से मिलाए तो मुख्तलिफ थे। जाहिर है डॉक्टर कदीर के होते तो उससे मिलते। बस फिर मैंने अपनी शुबा को रफ़ा करने के लिए तुम्हारी फ़ाइल निकलवा कर उसमें लगे हुए फिंगरप्रिंट से मुवाजना किया तो मेरा शुबा सही निकला और मैं समझ गया कि तुम कौन हो। अरे माय गॉड! डॉक्टर कदीर के मुंह से निकला। उसका हाथ बेहतर सीने पर पहुंचा, फिर वो लड़खड़ाया और फर्श पर गिर पड़ा। शेनगन बरदार की लाश डॉक्टर कदीर के पैरों में थी और वो सीने पर हाथ रखे कराह रहा था। नतालिया और अमिताभ साकत उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत ना हो कि वो कोई हरकत कर सकता। दफातन इमरान को खिड़की में आवर का चेहरा नजर आया और उसने हाथ उठाकर महसूस अंदाज में सर पर फेरा। ये वाक़ इशारा था कि अब शुरू हो जाओ। बस फिर जैसे ही डॉक्टर कदीर ने करवट लेकर फर्श पर पड़ी हुई स्टेन गन उठाई, किसी खिड़की से फायर हुआ डॉक्टर के मुंह से तेज़ कराह निकल गई। गोली उसके बाजू को तोड़ गई थी। स्टेन गन उसी कदमों में गिर पड़ी। ठीक उसी लम्हे राहदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ गूंजी। फिर जूलिया, सिद्दीकी चौहान और तनवीर दौड़ते हुए अंदर घुस आए। चंद ही लम्हों में नतालिया, अमिताभ और डॉक्टर को बांध लिया गया। फिर उनकी रवानगी से कबल ही सफदर भी किसी को लेकर अंदर दाखिल हुआ और वो आने वाली को देखते ही चौंक पड़े। वो सब दानिश मंजिल के साउंड प्रूफ कमरे में जमा थे। ट्रांसमीटर से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ गूंज रही थी क्योंकि इमरान उन लोगों के साथ ही बैठा बुरे बुरे मुंह बना रहा था। सबसे पहले इमरान को शुबा हुआ। ब्लैक ज़ीरो एक्सट्रू के मखसूस लहजे में कह रहा था। जिस वक्त अमिताभ की तस्वीरों की नुमाइश का ऐलान किया गया तो इमरान चौंक पड़ा क्योंकि अमिताभ इसराइली था और बाद में अमेरिकी शहरी बना था। ये बात इमरान के इल्म में थी। इसी बात इसे चौंका गया था। लिहाजा जब तस्वीरों की नुमाइश शुरू हुई तो इमरान ने वहाँ की निगरानी शुरू कर दी। इस निगरानी के दौरान ये बात सामने आई कि डॉक्टर कदीर और कुछ गैर मुल्की वहाँ खसूसियात से आ जा रहे हैं। इन गैर मुल्कियों में से एक को इमरान ने शनाख्त कर लिया और ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट था। इस तरह इमरान का शुबा सही होता नजर आने लगा। उसने इस मरहले पर मुझे उससे मतला कर दिया, जिसके बाद मैंने फौरी तौर पर छानबीन की और मुश्तबा नजर आने वाले गैर मुल्कियों की निगरानी शुरू करा दी, जिसकी तफसीलात का तुम सबको इल्म है। डॉक्टर कदीर सबसे ज़्यादा शुबा की जद में था और ये शुबा इसलिए भी था कि जिस इजाज़ के सिलसिले में उसने गैर मुल्की रसाले को इंटरव्यू दिया था उसी इजाज़ के जरिए 3 मुसाफिर बरदार तैयारी तबाह किए गए थे। कंट्रोल टावर के रिपोर्ट और इंफ्रारेड कैमरों से खींचे गए तस्वीर से जो तफसीलात मिली थी उनके मुताबिक प्रवास के दौरान किसी तरफ से तैयारों पर नीले रंग की शुआएं फेंकी गई थी। इन शुआओं ने जहाज़ के इंजन को चंद लम्हे में पिघला दिया और तैयारियां तबाह हो गए। यही चीज़ डॉक्टर के खिलाफ जारी थी और आखिर वक्त तक डॉक्टर कदीर शुबा की जद से बाहर ना आ सका। दूसरे मुल्कों के एजेंटों और कदीर की निगरानी के दौरान ये बात भी सामने आई कि डॉक्टर कदीर उन एजेंटों से जो रूस, बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस से ताल्लुक़ रखते थे सौदेबाजी कर रहा है। मगर वो सौदा नकद रकम की सूरत में नहीं कर रहा बल्कि ईजाद के बदले दूसरे मुल्कों से एटमी राज हासिल करना चाहता है। ब्लैक ज़ीरो ने तफसीलात बताते हुए कहा, ये बात भी उलझाव वाली थी मगर ये सब उलझाव इस वक्त ख़त्म हो गए जब फ्रांसीसी एजेंट ज्वाला कत्ल कर दी गई और डॉक्टर ज़मीन होकर अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के एक डॉक्टर ने जिसने कदीर का इलाज किया था ये शुबा जाहिर किया कि इसके सर के बाल नकली हैं और डॉक्टर कदीर ने जात की चोरी का ड्रामा रचाया। इस ड्रामे में फ़याज़ और इमरान भी शामिल थे। इमरान को मैंने ही गाइड किया था ताकि कदीर के फिंगरप्रिंट्स हासिल किए जा सके। इमरान ने कदीर के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए और ये साबित हो गया कि वो डॉक्टर असल नहीं। दूसरी तरफ सफदर और पड़ोसी मुल्क के 2 एजेंटों को नकली डॉक्टर कैद कर चुका था। मुझे सफदर की तरफ से तशवीश थी इसलिए मैंने डॉक्टर की लेबॉर्ट्री की तलाश ली और इसी तरह उस तहखाने तक जा पहुंचा जहां सफदर, पड़ोसी मुल्क के एजेंट और असली डॉक्टर कदीर कैद थे। बस फिर मैंने तहखाने से इमरान को हिदायतें दी और उसने मेरे हुक्म पर अमल करते हुए तुम सब लोगों के साथ लेबॉर्ट्री पर रेड करके सबको गिरफ्तार कर लिया। अब तुम सब लोग ये जानना चाहोगे कि नकली डॉक्टर कदीर कौन था। ये सुनकर तुम सब लोगों को हैरत होगी कि वो ब्लैक डेथ का सरबराह मोशे चांद था और उसने डॉक्टर को कैद करके उसकी जगह खुद संभाल ली थी और ईजाद पर कब्जा कर लिया था और उसे आजमाने के लिए 3 मुसाफिर बरदार तैयारों को भी तबाह कर दिया था। वो ईजाद अब हुकूमत की स्पुर्द कर दी गई है और ब्लैक डेथ समेत तमाम गैर मुल्कियों का सफाया कर दिया गया है। इसके साथ ही वहाँ खामोशी छा गई। जूलिया ने इमरान की तरफ देखा जो इस दौरान बाकायदा ऊँघने लगा था। ये तो प्यारे साथियों, इसी के साथ
एस फ्रेशी के इस नावल ब्लैक डेथ का एहतमाम होता है। अब हमें दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे तमाम साथी से गुजारिश है कि हमारे चैनल नैना वॉइस को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब हमारी मुलाकात आपके साथ होगी इसी तरह के मज़ीद दिलचस्प नावल के साथ। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।